नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं अंशुल शर्मा लेकर आया हूँ आप सबके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2026 के पेपर सॉल्यूशन में आज अपना पेपर नंबर 4 18/1/2026 को जो हुआ था उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सीड से है। सीड और उसके टैग के बारे में पूछा गया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले होता है केंद्रक बीज, है ना, न्यूक्लियस सीड जिसको कहते हैं, 100% प्योर होता है। प्रजनक बीज भी 100% प्रयोग होता है, इसी से बनता है आपका प्रजनक। इसके बाद आता है आपका बीटर के बाद आधार बीज आता है। आधार से आपका बनता है प्रमाणित बीज, ठीक है। वैसे आधार के बाद बनता है पंजीकृत, पर पंजीकृत जो है वो उसका निर्माण भारत में नहीं होता, रजिस्टर सीड का निर्माण भारत में नहीं होता। अब चूंकि ये तो मेन न्यूक्लियस सीड है, मेन बीज हैं, तो इनके लिए तो कहीं ना कहीं टैग की नीड अपन को होगी नहीं, ठीक है। तो केंद्रक बीज में कोई टैग नहीं होता। प्रजनक बीज का जो है वो गोल्डन येलो यानी कि सुनहरा पीला टैग होता है। आधार बीज को मात्रक बीज के नाम से जानते हैं, इसको मदर सीड भी कहते हैं। इसका टैग जो है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। प्रमाणित जो है वो उसका ब्लू कलर का होता है। पंजीकृत का आपका पर्पल कलर का होता है। और जो आपके ट्रुथफुल सीड है, ट्रुथफुल सीड, उसका आपका ओपल ग्रीन होता है। क्या होता है भैया? ओपल ग्रीन। मैच कर लेते हैं। आधार सफ़ेद, प्रमाणित नीला, प्रजनक सुनहरा पीला, पंजीकृत बैगनी। एक बी से तो ये हट गया, दूसरा ए से ये भी हट गया, तीसरा डी से ये भी हट गया। डन। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, बीज उत्पादन में बीज पृथक्करण की दूरी को सम्मिलित कीजिए। देखो, आइसोलेशन डिस्टेंस, वाटर यूज एफिशिएंसी, IWCP रेशो, जलमांग, कुछ जो ऐसे रटने वाली चीजें बेटा वो तो क्वेश्चन आएगा, आपको रटनी ही पड़ेंगी 101%, है ना। पूछा गया है बीज उत्पादन और आधार बीज की, स्पेसिफिक आधार बीज पूछा गया। आधार बीज प्रमाणित नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, आधार बीज पूछा गया है। तो इसकी आपको पता नहीं पड़ेगी कितनी होती है। बाजरा की आपकी आधार की पूछा गया है तो सीधा 1000। गेहूं चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है तो उसकी कितनी होती है? 3। चने की आपकी कितनी होती है? 10 5 तो क्या होगी? 10। शंकर मक्का 600, 300 तो क्या होगी आपकी शंकर मक्का की आधार की? 600। तो पहला सी से मैच हो रहा है तो ये हट गया, दूसरा ए से, तीसरा डी से, तो वापस पहला आंसर और ये हट गया। डन। अगला क्वेश्चन, हाँ, अनाज के बीजों के भंडारण के समय नमी कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? अनाज पूछा गया है तो 12 से नहीं अधिक होनी चाहिए। अच्छे एवं उत्तम बीज का वास्तविक मूल्य कितने % से कम होना चाहिए? तो आपके जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, प्योरिटी परसेंट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये इसको अपन कहते हैं रियल वैल्यू। क्या कहते हैं? रियल वैल्यू निकालने का, वास्तविक मूल्य निकालने का। अगर ये 75% से कम है तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी सीड की अच्छी नहीं है। तो कितना होना चाहिए मिनिमम परसेंट, कितना होना चाहिए? सिर्फ 75। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस सीड के गुणन से प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया था सीड ऑप्टेन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस सीड, यानी कि न्यूक्लियस सीड से कौन सा बीज प्राप्त होगा, तो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। न्यूक्लियस यानी केंद्रक बीज, केंद्रक से कौन सा प्राप्त होता है? आपका प्रजनक बीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बीज की जीवन क्षमता, यानी कि हमें पता लगाना है सीड की वेबिलिटी की। सीड की वेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? टेट्राजोलियम टेस्ट यूज में लेते हैं, गॉडेस टेस्ट यूज में लेते हैं, 2 4 और केमोनोफोर टेस्ट यूज में लेते हैं। जो कि जल्दी परीक्षण अगर पता लगाना है तो केमोनोफोर लाल दवा का उपयोग लिया जाता है। सभी की सभी सही है। टेट्राजोलियम क्लोराइड और प्रोक्लोराइड ब्रोमाइड, इसलिए उसका नाम चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, समय समय पर खेत का निरीक्षण करना है, यानी कि हमें टाइम टाइम पर फील्ड का इंस्पेक्शन करते हैं। अन्य किस्मों के पौधे खरपतवार हमें देखने को मिलते हैं जिनके वानस्पतिक फूलों के रंग, फलियां आदि में भिन्नता के आधार पर हमको उखाड़ के बाहर फेंकना क्या कहलाता है? रोगिंग। 12th की किताब में लिखा हुआ है सीधा सीड वाले टॉपिक में, क्या कहते हैं इसको? रोगिंग। चैनिंग ट्रेंजिंग किससे संबंधित है? तो वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण से संबंधित है। जलीय खरपतवारों के लिए करते हैं ना। सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड,
जो है आपका सीड प्योरिटी वर्कबोर्ड, वो क्या पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो सीड प्योरिटी वर्कबोर्ड जो है वो आपके ना तो आइसोलेशन डिस्टेंस रिलेटेड है और ना ही आपके आनुवंशिक शुद्धता की बात होगी। यहाँ पे बात होगी किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ भौतिक शुद्धता की बात होगी। किसकी बात होगी, फिजिकल प्योरिटी यानी कि भौतिक शुद्धता के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मक्का का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है। आप सबको पता होना चाहिए मक्का जो है वो कहीं ना कहीं आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेजर क्रॉप है सदर्न राजस्थान की, और जिसमें जर्मिनेशन परसेंटेज जिसका हायर होता है अन्य की अपेक्षा, ये सबको पता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है उसका हायर, 90 से 95% तक होता है। कितना होता है भैया, 90 से 95% तक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम अगर पूछा जाए तो कपास का होता है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर के अंदर है। ठीक है, कथन एक, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है, और आपके जो इंटरनेशनल ISTA सी टेस्टिंग जो है वो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये तो सही है, स्विट्जरलैंड में है, ये नहीं है, ये लखनऊ में ना हो गए है, यूपी में, ये वाराणसी में है। ठीक है, तो कथन आपका एक गलत है और दो सही है। ठीक है, बीज के आवरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके क्या क्या होता है इसके अंदर सीड के पोर्शन में। तो एक आपके सीड कोट आपने सुना होगा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सीड कोट क्या करता है, बाहरी आदतों से क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है, रक्षा करने का काम करता है। एम्ब्रियो क्या करता है, नया प्लांट डेवलप करता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द डैमेज, दैट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीड कोट। क्लियर। अब बीज को क्षति से बचाना, इसमें भी आपके टेस्टा और टैगमिना बाहरी और आंतरिक हैं, दोनों उसी के टाइप सीड कोट की। अरहर में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। तो सभी जितनी भी रबी की दालें हैं उन रबी की दालों में अंकुरण पाया जाता है हाइपोजियल। सभी जितनी भी खरीफ की दालें हैं उन खरीफ की दालों में अंकुरण पाया जाता है ईपीजियल। क्या पाया जाता है, ईपीजियल पाया जाता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक अपवाद हमको देखने को मिलता है, राजमा। खरीफ में अपन को अपवाद देखने को मिलता है अरहर। अरहर में होना चाहिए ईपीजियल, लेकिन क्या मिलेगा इसके अंदर, हाइपोजियल मिलेगा। राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, याद रखना है ना। इसमें लगभग 120 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। ओके, पृथक्करण दूरी की आवश्यकता नहीं होती, संकर बीज के उत्पादन में होती है, आतर बीज के उत्पादन में होती है, कपास के बीज के उत्पादन होगी। पॉली हाउस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आइसोलेशन डिस्टेंस का। एंडोस्पर्म देखिए, भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। भ्रूण पोष एंडोस्पर्म पर्टिकुलर 3N होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए जो ब्रेड व्हीट है उसके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर क्या है बताओ। ब्रेड व्हीट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कौन सा है, टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम में 2N इजिकल टू कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। टिटिकम मोनोकोकम एजिलस पोल्टोलस में 2N कितने होते हैं, 14। 28 डाइकोकम और ड्यूरम। स्पेरोकोकम वल्गेयर और एस्टिवम में कितने होते हैं, 42। तो 2N इजिकल टू कितने होते हैं, 42। तो N इजिकल टू कितने हुए, 42/2 यानी कितना, 21। अब N इजिकल टू कितने हैं यहाँ पर, 21 हैं। पूछा गया है 3N, तो 21 इंटू 3। 3N पूछा गया तो 3 इंटू क्या करेंगे अपन, 21 करेंगे, तो 63। तो आपसे पूछा जाए एंडोस्पर्म में ब्रेड व्हीट के में कितने हुए, 63। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है आपके सामने।
ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब आता है कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया? डोनाल्ड ने दिया। निकोलस ने आपको पता ही है फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिए थे, और नॉन स्टाउट ने आपकी आवश्यकता की कसौटी दी थी। अब ये है क्या? इकोनॉमिकल यील्ड यानी कि हिंदी में बात करूं तो कटाई सूचकांक क्या है? आर्थिक उपज बटे जैविक उपज मल्टीप्लाई 100। आर्थिक उपज में क्या आता है? दाना। जैविक उपज में क्या आएगा? दाना प्लस भूसा दोनों का भार गुणा किससे होगा? 100 से। इससे क्या आएगा? हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स चारे वाली फसलों का तो क्या रहता है? 100% रहता है, क्योंकि उसमें तो बायोलॉजिकल यील्ड ही इकोनॉमिकल यील्ड है, तो 100% होगा। सर्वाधिक अगर पूछा जाए, सर्वाधिक होता है आलू का। सबसे कम पूछा जाए तो किसका होता है? अरहर का होता है। चलिए, सही कथन पहचानिए। सही कथन में अगर मैं बात करता हूँ तो बासमती धान का परीक्षण बार 25 नहीं 21 है, तो ये तो गलत हो गया। गेहूं का परीक्षण बार 40 सही है। सीड बिल आया था 2004 में, सही है। रेड गोल्ड मेथड जीवन क्षमता नहीं, तो दूसरा और तीसरा, तो 1 2 3 ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, डन। जल भराव वाले क्षेत्रों में कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाएगी? हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं वाटर लॉस कंडीशन हो गई है, पीएच एसिडिक हो गया है, तो वहाँ फॉस्फोरस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पूछा जाए, पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो बेसिकली मैं पीएच के बारे में बता दूं, ये फॉस्फोरस की तीनों अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग पीएच पे प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन हाईली एसिडिक हो गया तो वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पीएच की फॉस्फोरस की उपलब्धता 6 से 6.5 पीएच पे सबसे ज़्यादा होती है। 6.5 मान लो लास्ट। निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत है। तो ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल का तापमान घटता है, ये अपन ने बताया था। TSMT। वापस इधर आ जाओ, इधर गए। ऊंचाई के साथ तापमान क्षोभ मंडल में घटता है, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई के साथ समताप मंडल का तापमान बढ़ता है, तो समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई के साथ मध्य मंडल का तापमान घटता है, तो ऊंचाई में बढ़ने पर मध्य मंडल में तापमान फिर क्या होगा? घटेगा, सही बात है। फिर वापस ऊंचाई में बढ़ने पर तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या लगा? तापमंडल में घटता है, तो ये गलत है, बढ़ेगा। आंसर क्या हुआ? ये हुआ। आपने देखा किस तरीके से अपन ने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया इसको, आसानी से पढ़ते हुए, पता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो जितना आप क्वेश्चन को इजी बना के सॉल्व करोगे उतना आप सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, हाँ। फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? वो सिंपल, किससे एसोसिएटेड है? गेहूं से एसोसिएटेड है। इसका जो क्राउन पोर्शन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। फेलेरिस माइनर को गुल्ली डंडा, गेहूं सा, गेहूं का मामा भी जाना जाता है। ओके, तो बिल्कुल सही है। इसका टेस्ट वेट जो है वो 2 ग्राम तक होता है। मक्का में बेसिकली क्या होता है आपके, तो C4 प्लांट में आपके स्ट्रैगा खरपतवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एसोसिएटेड विद धान में आपके नकलची खरपतवार में नकलची धान आप इसका एसोसिएटेड विद है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए भैया, डन।
चलिए, ये आपका पेपर सॉल्यूशन हो गया चौथे टेस्ट का। डन। मिलते हैं अब अगले टेस्ट सॉल्यूशन में। चलो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2026 का जो अपना पेपर है, पेपर नंबर 4 और डेट जो है इसकी 18/1/2026, जो एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। भैंस में वैलोइंग पाए जाने का कारण क्या है? तो वैलोइंग का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैलोइंग का मतलब क्या होता है। देखो, एक वर्ड आता है बैलोविंग। क्या आता है? एक वर्ड आता है बैलोविंग। बैलोविंग बैलोविंग तो ये गाय भैंस की आवाज होती। बैलोविंग जो होता है ये गाय भैंस की आवाज होती है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं रंबाना, बैलोविंग को। और एक नाम होता है वैलोविंग। क्या होता है? ये क्या मिलते जुलते नाम है। वैलोइंग का मतलब होता है जानवर का कीचड़ में लोटना या लोटपोट होना। जानवर का कीचड़ में लेटना। क्यों लेटता है वो? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस तापमान को नियंत्रण करने के लिए। किसको नियंत्रण करने के लिए? तापमान को नियंत्रण करने के लिए जो है वो लोटपोट होता है। और वैलोविंग मुख्यतः किस किस में पाई जाती है? तो ये भैंस और सूअर में पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैंस में वैलोइंग पाए जाने के कारण क्या है? स्वीट ग्लैंड्स जो होती है, पसीना ग्रंथि जो है वो कम पाई जाती है कंपेयर टू काऊ के। गाय में ये ज्यादा होती है। शरीर का रंग काला होता है, गहरा काला। इस वजह से शरीर के तापमान को सामान्य करने हेतु, मतलब ये सारे जो है सर गुण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा ना। स्वीट ग्लैंड आर फाउंड लेस ब्लैक बॉडी कलर टू नॉर्मलाइज बॉडी टेम्परेचर। तो वैलोइंग पाए जाने के कारण क्या क्या है? पसीना ग्रंथि कम पाई जाती है, शरीर का रंग ब्लैक होता है शरीर के तापमान को सामान्य करने हेतु। और वैलोइंग किस किस में पाई जाती है? तो भैंस और सुअर में पाई जाती है। और एक बैलोविंग होता है, ठीक है, ये आवाज होती है, यानी इसको हिंदी में अपन बोलते हैं रंबाना। चलो, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। वैसे ये जितनी भी आपको ब्रीड दिख रही है ये आपके जो है ऊंट की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? ऊंट की नस्लें। आपकी 12th की जो बुक है उसमें जैसलमेरी, बीकानेरी और एक नस्ल आती है मेवाड़ी। ठीक है, ये 3 ही दे रखी। फिर भी और एक्स्ट्रा में जो है एक कच्छी नस्ल है। इसके क्या गुण देखने के मिलेंगे? बीकानेरी जो है विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? वो है बीकानेरी। और जैसलमेरी जो है आपको पता होना चाहिए, ये रेगिस्तान में सेना व पुलिस कार्यों के लिए उपयुक्त है। और जैसलमेरी के बारे में एक कहानी चलती है कि ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवारी के लिए प्रसिद्ध है बीकानेरी। और विश्व की सबसे सुंदर नस्ल या सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? वो बीकानेरी है। कच्छी की मैं बात करूं तो ये सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है। और मेवाती की मैं बात करूं, लंबी पतली गर्दन तथा छोटे कान। ठीक है, तो फर्स्ट का बी आपको नजर आ रहा है, इन दो में आ रहा है। और सेकंड का ए नजर आ रहा होगा। थर्ड का सॉरी थर्ड का डी है ये, और फोर्थ का सी है ये। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक नस्ल आती है खराई नस्ल। खराई नस्ल आती है, ऊंट की नस्ल आती है। उसको स्विमिंग कैमल यानी तैरने वाली नस्ल है। गुजरात की नस्ल है ये, तैरने वाली नस्ल है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। चलो, कच्छी बेस्ट डेयरी ब्रीड हो गई। मेवाती लॉन्ग थिन नेक एंड स्मॉल ईयर। बीकानेरी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैमल। जैसलमेर यूजफुल फॉर मिलिट्री एंड पुलिस वर्क इन द डेजर्ट। ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टोप कहते हैं? यानी कि खोपड़ी गोलाकार उभरी हुई होती है और जहां खोपड़ी खत्म होती है वहां पर एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को स्टोप बोला जाता है। तो स्टोप मेनली कौन सी नस्ल में पाई जाती है? बीकानेरी में पाई जाती है। इस बीकानेरी की कोई पूछे आपको ऊंचाई पूछ ले तो 10 से 12 फीट होता है जमीन से थुई तक। और इसकी जो ऊंचाई है जैसलमेरी की वो 7 से 9 फीट होती है। ये भी एक थोड़ा देख लें आप।
ठीक है, कॉल्ड स्टॉप बीकानेरी। भैंस की प्रथम क्लोन का नाम, क्लोन मैंने आपको वैसे बता ही दिया था कौन सा क्या था, डोली, वैसे ये भेड़ की क्लोन है। और समरूपा, गरिमा दोनों भैंस की। कईयों के ये डाउट रहता है कि सर इसको सही करें या इसको सही करें। तो देखो समरूपा बच्चा तो जो है भैंस का सबसे पहले क्लोन से कौन सा पैदा हुआ था, समरूपा हुआ था। वो अलग बात है कि थोड़े एक दिन जिया था, पर क्लोन तो सबसे पहले फिर समरूपा का ही होगा ना भैंस के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा, समरूपा। कहते हैं कि सर ये 2004 में डेवलप हुआ था और गरिमा जो है ये 2009 में डेवलप हुआ था। तो सबसे पहला क्लोन कौन सा है भैंस का, वो है समरूपा। कौन सा, समरूपा। लटके हुए होठ यानी डाउनवर्ड हैंग्ड लिप्स, तो लिप्स की मैं बात करूं तो ये मेवाड़ी के अंदर है। मेवाड़ी का स्पेशल करेक्टर है कि मुंह के नीचे का होठ जो है ये लटका हुआ होता है। कौन सी नस्ल के अंदर, मेवाड़ी के अंदर। और भी कहा जाता है कि इसकी औसत गति भी जो है अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। औसत गति कितनी क्या है, तो 3 से 5 मील प्रति घंटा, प्रति घंटा। चलिएगा, मेवाड़ी। भैंस की कौन सी नस्ल के शरीर का रंग काला परंतु माथा, थूथन, पूंछ तथा पैरों का निचला हिस्सा सफेद रंग का होता है। और एक और लिख लीजिएगा, पता होना चाहिए, 12th की बुक में लिखा हुआ, तथा अयन पर गुलाबी धब्बे, तथा अयन पर गुलाबी, तथा अयन पर गुलाबी धब्बे कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं, तो ये अपने को देखने को मिलेगा नीली रावी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, नीली रावी। और कहते हैं कि सर नीली रावी कौन सी नदी के किनारे है पाई जाती है, तो ये सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। अब इसीलिए तो इस नीली रावी को जो है क्या बोला जाता है, इसीलिए तो सॉरी, रंग काला परंतु माथा, थूथन, पूंछ तथा पैरों का निचला हिस्सा सफेद तथा अयन पर गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पंच कल्याणी बोला जाता है। कौन सी नदी के किनारे उत्पत्ति स्थल है, सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी का रंग जो है नीला रंग का होता है, इसीलिए इस भैंस का नाम भी क्या पड़ गया, नीली रावी पड़ गया। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और कहते हैं कि सर अयन पर सॉरी, मतलब आंखें जो होती है वो वॉल आइज होती है। आंखें कैसी होती है, वॉल आइज होती है। वॉल आइज का मतलब होता है कजरी बिल्ली के जैसी आंखें किसके अंदर होती है, तो वो नीली रावी के अंदर होती है। सुमेलित कीजिएगा, यहां जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपको भैंस और ऊंट के देखने को मिलेंगे इस वाले पेपर में, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना पेपर था। सुमेलित कीजिएगा, जाफराबादी में जो है क्या खास बात देखने को मिलेगा। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। भैंसों की सबसे भारी नस्ल। मुर्रा में जो है दराती के आकार के सींग नहीं होते हैं, इसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं। सूरती दराती आकार, शिकल सैप्ड होते हैं। और नीली रावी में जो है वॉल आइज पाई जाती है। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड का सेकंड, फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। देखो सिंगों को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बार बार ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। देखो सिंग को लेकर कभी कंफ्यूजन मत होना, मैं इधर आपको बता देना चाहता हूँ। सिंग कुंडलित पूछ ले, कुंडलित या जलेबी पूछ ले, या इंग्लिश में एक पूछा गया है कर्व शेप में, ठीक है। और एक पूछ ले आपको कुंडलाकार पूछ ले, कुंडलाकार या हुक जैसे, या चौड़े व गर्दन की तरफ मोड़े हुए, गर्दन की तरफ मोड़े हुए, तो वो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोपिंग बोलते हैं वैसे, ड्रोपिंग हॉर्न्स। और एक होता है हंसिया नुमा, जिसको दराती बोलते हो आप, सिकल शेप्ड, सिकल शेप में। और एक होता है आपके तलवार नुमा, तलवार नुमा जिसको स्वॉर्ड शेप बोलते हैं, स्वॉर्ड शेप, या इसको या बोल सकते हैं कंधे तक। तो ये कौन कौन सी नस्लों में होते हैं, तो कुंडलित तो होते हैं मुर्रा के अंदर, और कुंडलाकार जो है जोफ्रा आर्चर यानी जाफराबादी, और हंसिया नुमा सूरती में देखने को मिलेगा।
तलवार नुमा ये आपको नागपुरी में देखने को मिलेगा, इसमें नागपुरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक स्पेशल अपनी 12वीं बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है। और भी देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, भैंसों से स्पेशल पूछा जाता है। 12th की बुक में लिखा हुआ ओनली फॉर प्रथम ब्यात उम्र, प्रथम ब्यात उम्र, है ना। फर्स्ट बार कब भैंस बच्चा देती है, फर्स्ट बार में। तो मुर्रा जो है अपने जीवन काल में पहली बार बच्चा कब देगी, तो ये 12th में लिखा हुआ है 36 से 48 माह की उम्र में। और एक थोड़ा याद रख लेना, बदाऊरी का थोड़ा यूनिक है, 48 से 54 माह। और बाकी जो ऑल बफेलो है, सारी जो है बाकी बची हुई, उनका लगभग एवरेज जो है 40 से 48 माह का रहता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा यूनिक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कथन क्या है, असेर्शन क्या है। नीली रावी पंजाब की नस्ल है, सही बात है। पंजाब के जो है आपको याद होना चाहिए, पंजाब का कौन कौन सा जिला है, तो पंजाब का जो है आपके पटियाला हो गया, है ना, गुरदासपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, पटियाला हो गया, अमृतसर हो गया, वहां पर ये पाई जाती है। अमृतसर हो गया, है ना, पटियाला हो गया, वहां पर पाई जाती है मोस्टली। और सतलज नदी के किनारे आसपास पाई जाती है। तो रीजन जो है वो सही है, जो कथन का कारण जो है एकदम सही है। मतलब मैं कह सकता हूं कथन ए आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण सही करता है कि सर ये जो नस्ल है ये सतलज नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। भैंस की कौन सी नस्ल का रंग तांबे के समान तथा दूध में सर्वाधिक फैट पाई जाती है, तो ये कोई भी कर दे, है ना, इसमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। मतलब 5 सेकंड में ये घोड़ा भर जाना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है बदावरी के अंदर। देखो बदावरी में ये तो क्या कॉमनली पूछे गए हैं सुपरवाइजर में, तांबे के जैसा सर्वाधिक फैट। और भी बदावरी में स्पेशल करेक्टर और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बदावरी के अंदर देखने को मिलता है कि त्रिकोणाकार, भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल है ये, अपनी 12th की बुक में लिखा हुआ। तो इस बार यूनिक ध्यान रखें, त्रिकोणाकार नस्ल का मतलब होता है आगे से पतली होती है, वो पीछे से चौड़ी होती। कौन सी नस्ल, बदावरी। और भी क्या है, तो इसकी दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है, दुग्ध सिराएं उभरी हुई, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। ठीक है, तो ये भी दो आप देख लेना। ऊंट की कौन सी नस्ल पानी में तैरने में सक्षम है, तो ये मैंने आपको बताया था, खराई नस्ल है। और ये खराई जो है वैसे आदत क्यों पड़ी है ऐसी तैरने की, तो वहां पर जो है समुद्री इलाके में मैग्रोव वनस्पति जो है समुद्र के उस छोर देखने को मिलती है, तो बेचारों की आदत पड़ गई कौन सी वनस्पति खाने के चक्कर में, मैग्रोव। स्विमिंग कैमल के नाम से किसको जानेंगे, खराई को। किसको रे, खराई को। सुमेलित कीजिएगा, नागपुरी जो है तलवार के समान सींग होते हैं, अभी बात हुई थी। टोडा फाइटिंग ब्रीड है, जो कि तमिलनाडु की टोडा आदिवासी जनजाति है, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा था। नागपुरी महाराष्ट्र की है। और महसाणा मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। तो पीछे बचा है, वैसे कोई पूछता तो नहीं है, राधा का अपन ने ऐसे ही दे दिया इसको, तो इतना लोड मत लेना, है ना। दुनिया की सबसे छोटी भैंस, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, और थर्ड का 4 हो जाएगा, और डी का 3rd हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, स्वॉर्ड लाइक, स्वॉर्ड शेप में इसके होते हैं, तलवार जैसे नागपुरी में। और महसाणा के बारे में एक और लाइन ध्यान रख लेना आप, महसाणा जो है, भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है, भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल, भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है, वो महसाणा का होता है। लगभग कहते हैं सर 325 दिन तक ये दूध देती है। चलो कथन क्या है, भैंस में साइलेंट हीट पाई जाती है, मुख मध्यकाल पाया जाता है। तो भैंस में कैसे पता लगाएं सर तो वो हीट में है कि नहीं है, तो वो वल्वा से वही जो है व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा, उसी से अपन पता लगाएंगे। या फिर थनों में 2 दिन पहले जो है अस्थायी सूजन आ जाती है, थनों में 2-3 दिन पहले थनों में सूजन आ जाएगी अस्थायी,
तो अपन पता करेंगे यार ये हीट में आने वाली है। ठीक है, तो ये भैंस का मेजर है। अब देखो मध्यकाल का पता, टीजर बुल जो है, अब ये तो गाय और भैंस में जो है, गाय भैंस के में जो बुल का अपन नसबंदी करते हैं, क्या करते हैं, नसबंदी करते हैं। नसबंदीकरण किया हुआ जो नर होता है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो फिर ओनली फॉर हीट का पता लगा सकता है। तो ये दोनों ही सही है, कथन ए भी सही है और कारण भी सही है। कथन ए आर दोनों सही है, और ये भी बात सही कि आर ए का स्पष्टीकरण करता है, तो बी वाला सही हो जाएगा। चलो, साइलेंट हीट is found in buffalo. The stress period in buffalo is detected by the teaser bull. जलीय भैंस के लिए सही कथन कौन सा है? क्या रंग केवल भूरा है, हल्का शरीर बार है, या गुणसूत्र संख्या 50 है? तो कौन सा होगा? गुणसूत्र संख्या 50 होगा। गुणसूत्र संख्या 48 किस में होती है? तो ये स्वैम्प बफेलो में होती है, स्वैम्प भैंस में, दलदलीय भैंस में। ठीक है, इस दलदलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम जो है वो बुबेलस कैराबिनिस है। कौन सा है? बुबेलस कैराबिनिस, बुबेलस कैराबिनिस, बुबेलस कैराबिनिस। और एकमात्र इंडिया में अपने एकमात्र पंजीकृत नस्ल कौन सी है? एकमात्र पंजीकृत नस्ल जो है दलदलीय, उस नस्ल का जो नाम है, उस नस्ल का जो नाम है वो नाम है ल्यूट। क्या नाम है? ल्यूट है, जो कि कहा जाता है कि सर मणिपुर और असम में पाई जाती है। असम में एक जंगल है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर ही ज्यादातर पाई जाती है ल्यूट, जो कि मेनली मांस के लिए काम में ली जाती है इसको। निम्न में से असत्य कथन कौन सा क्या है? वजन ढोने वाले ऊंटों को 25% तक अतिरिक्त पोषक तत्व तो दिए जाते हैं, सही बात है। ऊंटों पर कुल खर्च का 60 से 70% आहार पर खर्च होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि ऊंट के ये तो है नहीं जो चश्मा लाना पड़ेगा, है ना, या फिर कोई और लाना पड़ेगा। ऊंट में एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है, ये भी सही बात है। और ऊंट को प्रतिदिन कितने पानी की प्रतिदिन आवश्यकता, देखो प्रतिदिन प्रतिदिन आवश्यकता कितने की होती है, तो भाई इतना तो उसको मिलना ही चाहिए, तो वो है 18 से 36 लीटर पानी। कितना? 18 से 36 लीटर। पर एक बार में कितना पी सकता है? 135 लीटर, पर वो होना चाहिए बिस्लरी की बोतल। एक खुबड़ वाला ऊंट एशियन ऊंट कहलाता है क्या? जी नहीं, एक खुबड़ वाला ऊंट जो होता है वो अरेबियन ऊंट कहलाता है। कौन सा ऊंट कहलाता है? अरेबियन ऊंट, कैमेलस ड्रोमेडेरियस उसका वैज्ञानिक नाम है। और एशियन ऊंट को जो है दो कुबड़ वाला बोलते हैं, और उसका है कैमेलस बैक्ट्रियनस उसका वैज्ञानिक नाम। निम्न को सम्मिलित कीजिएगा। भैंसों में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उत्तरी भारतीय समूह की कौन कौन सी नस्लें आती है, गुजरात की कौन सी आती है, यूपी ग्रुप की कौन सी आती है, और मध्य भारत सेंट्रल जो ग्रुप है उसकी कौन कौन सी आती है? तो सेंट्रल ग्रुप की आती है तो पंडरपुरी आती है, पंडरपुरी बोल सकते हैं। यूपी ग्रुप की जो है आपकी बदावरी आती है, गुजरात की बन्नी आती है, और उत्तरी भारतीय समूह की जो है गोजरी आती है। गोजरी के अलावा और कौन कौन सी है? तो मैं ये भी लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। मुर्रा और नीली रावी, कौन कौन सी? मुर्रा, नीली रावी, बदावरी, एक तराई है, हालांकि पंजीकृत नहीं है, पर तराई को याद रख लेना। बन्नी है, जोफरा आर्चर है, जाफराबादी भी है, और महसाना सूरती। ये नस्लें किस में आती है? उत्तरी भारतीय ग्रुप में आती है। और भी है इधर पंडरपुरी, नागपुरी, है ना, कलंडी, चिल्का, ये सारी इसी में आती है, मध्य भारत में। कहा जाता है कि बन्नी को जो है, बन्नी रात को चरने के लिए, रात को, या यूं लिख सकते हैं रात्रिकालीन दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन, या फिर मैं कह सकता हूं रात को चरने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? बन्नी नस्ल, है ना। गोजरी तो भैंस की है, और कोई गुजरी का पूछे तो गुजरी जो है बकरी की नस्ल है, और वो अजमेर, वो जयपुर वाले इलाके में पाई जाती है, ये ध्यान रखें। गोजरी तो भैंस है, और गुजरी कौन है? बकरी है, ये भी ध्यान रखें। तो ये थोड़ा मैं बता ही देता हूं आपको। गुजरी गुजरी हो गई। भाकरवाल तो है भेड़,
बकर वाली जो है बकरी है। चलो और भी हैं, सूरती, सूरती जो है, सूरती, मैसाना, ये किस किस की नस्लें हैं? ये भैंस बकरी की नस्लें हैं, मिलती जुलती है, भैंस व बकरी की नस्लें, सूरती बकरी और भैंस, मैसाना भी भैंस व बकरी। एक मारवाड़ी नस्ल आती है, मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी किस किस की नस्लें हैं तो पता होना चाहिए। मारवाड़ी जो है बकरी, बकरी, ऊंट, भेड़ और घोड़े की, है ना, मारवाड़ी नस्ल। और एक नस्ल आती है बोएर, यानी बोएर, और एक वर्ड आता है बोअर। ये क्या चीज? बोएर तो बकरी की विदेशी नस्ल है, बकरी की विदेशी नस्ल। और बोअर जो होता है वो सुअर का प्रोड यानी एडल्ट, प्रोड नर होता है। बोअर और बोहेर। पूरे विश्व में मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? च्यवन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? बोएर है। तो इसका जो है आपको मिलान करना था। फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, सेकंड का ए, थर्ड का डी है, थर्ड का डी यही मिल रहा है, और फोर्थ का बी है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ऊंट का वंश जो है, जाति, सॉरी जीनस जो है वो कौन सा है? कैप्रा, ओविस, बॉस और कैमेलस। तो इसका जो है बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय के अंदर। मैं इसका प्रॉपर लिख के बताता हूँ भी। चलो, ऊंट का वंश कौन सा है? कैमेलस है ना। अब ये देखकर थोड़ा समझने की बात है। समझने की बात ये है कि वैज्ञानिक जो नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, इधर इधर लिख देते हैं। वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक नामकरण द्विनाम पद्धति पर किया गया। द्विनाम पद्धति यानी बाई नोमियल नोमेनकल्चर। ठीक। अब ये द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति जो है ये सर्वप्रथम किसने दी थी? द्विनाम पद्धति सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने 1753 में दी थी। वैज्ञानिक नाम जो है, और भी देखिएगा, वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। और इसमें जो होता है, इसमें सबसे पहले जो बताते हैं, इसमें एक होता है वंश होता है और एक जाति होती है। क्या होती है? वंश और जाति। वंश और जाति। अब ये प्रथम भाग जो है, प्रथम अक्षर जो है, प्रथम, और ये द्वितीय अक्षर। प्रथम जो होता है वो वंश बताता है, और जैसे कैमेलस ड्रोमेडेरियस हो गया तो कैमेलस होता है वंश होता है, और जाति जो क्या होगी, ये द्वितीय नाम, मतलब ड्रोमेडेरियस जो है वो क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी। जैसे वैज्ञानिक नाम यूं इटैलिक्स पद्धति में लिखे जाते हैं।
वैज्ञानिक नाम कौन सी पद्धति, कौन सी टाइप में, इटैलिक्स पद्धति, इटैलिक्स पद्धति में लिखा जाता है, मतलब तिरछी, तिरछे, तिरछे लिखे जाते हैं, तिरछे लिखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यूं समझ लीजिएगा, कैप्रा हिरकस। प्रथम जो वंश जो होता है उसका प्रथम अक्षर जो है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और ये सारे ही छोटे में, अंडरलाइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम जो होता है वो क्या बताता है, वंश बताता है। क्या बताता है रे, वंश बताता है। चलो ठीक है, प्रथम भाग जो होगा वो क्या बताएगा, वंश, और द्वितीय भाग क्या बताएगा, जाति को बताएगा। और ये कौन सी इटैलिक्स पद्धति में लिखे जाते हैं, यानी तिरछे लिखे जाते हैं। कैप्रा हिरकस, तिरछे, थोड़े तिरछे लिख दो। कैप्रा हिरकस। तो ऊंट का वंश कौन सा हो जाएगा, कैमेलस। और ये याद रख लेना थोड़ा, 1753। एनबीएजीआर के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत ऊंटों की नस्लें कितनी हैं, 9 नस्लें। कितनी हैं, 9 नस्लें। ठीक है, ऐसे इसके अनुसार देखा जाए तो इसमें लिख भी देता हूं इधर, एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग जो है कुल पंजीकृत नस्लें, कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, तो 246 है। 246 में से 242 तो नॉर्मल, और 4 जो नस्लें हैं वो सिंथेटिक, सिंथेटिक नस्लें। अभी सिंथेटिक कौन कौन सी आ गई, और सिंथेटिक में कौन कौन सी आती है, सिंथेटिक में तो 3 तो गायों की हैं, फ्रिजवाल, वृंदावनी, करण स्विस। ये तो गाय की नस्ल है। और एक आती है आपके भेड़ की, अविशान। ये भेड़ की एकमात्र सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है संकर नस्ल। क्या होता है, संकर नस्ल, क्रॉस ब्रीड जो है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी है गायों की, भाई संकर नस्ल तो बहुत है, पर पंजीकृत कौन कौन सी, तो पंजीकृत फ्रिजवाल, वृंदावनी, करण स्विस, ये तो तीनों गायों की होगी, और एक जो है भेड़ की है। तो एनबीएजीआर के अनुसार रजिस्टर्ड कितनी नस्लें हैं सिंथेटिक, 4, और टोटल की बात करें तो 246 नस्लें। अब इस 242 में कौन कौन सी है, 242 में भी देख लीजिएगा, 242 में गाय की कितनी है, तो गाय की जो है 55 तो नॉर्मल ये हो गई, और प्लस जो है 3 कौन सी है, सिंथेटिक, 1 2 3। ठीक है, और भैंस की 22 हो गई, भेड़ की 46 प्लस 1 हो गई वो सिंथेटिक, ये जो दिख रही है ये वाली है ना, ये। बकरी पहले 41 हुआ करती थी, अब 43 हो गई। ऊंट की 9 है, मुर्गियां 21 हो गई, घोड़ा 8, सुअर 15। चलो,
कुत्ता, 5 गधा, 4 बत्तख जिसको अपन डक बोलते हैं, ये 9 हो गए। और याक 2, एक गीज आता है, गीज यानी कलहंस, उसकी भी 2 है। और एक नया आया है मिथुन, उसकी आ गई एक। ठीक है, इस मिथुन को वैसे सेरेमनियल ऑक्स बोला जाता है, यानी इसको घायल भी बोला जाता है, घायल, घायल या सेरेमनियल ऑक्स बोला जाता है। यानी धार्मिक उत्सवों में बलि के रूप में काम में आता कौन सा, ये मिथुन काम में आता। ठीक है, तो 246 नस्लें टोटल हैं। ठीक है, जिनमें क्रॉस ब्रीड की जो है सिंथेटिक में है, इनको अपन ने अलग से ही लिख लिया, 3 और 1 4, इधर 4 ही चाहिए, तो ये याद कर लेना। चलो, चारे में क्रूड फाइबर, ये मैंने कल वाली क्लास में पूरा आपको समझाया भी था कि टीडीएन और क्रूड फाइबर जो है कितना क्या होता है। तो दाने में आपको बताना कैसे होता है, क्रम से बताना होता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ कंसंट्रेट इज रेस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया था दाने में क्रूड फाइबर जो है कम होता है। देखो यहाँ कम ज्यादा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे तो ये सिंबल दे रखा है। तो क्रूड फाइबर अपन ने बात की थी कि दाने में जो है वो कम होता है, और टीडीएन जो होता है वो 60% से ज्यादा होता है। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, क्रूड फाइबर कम होता है दाने में और टीडीएन ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आपको क्रम से बताना था, कैसे कैसे बताना था, क्रम से बताना था। तो ये भी यहाँ पर ज्यादा बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, ज्यादा एक एक में ही कम बता रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म के समय बछड़े का कौन सा भाग, जन्म के समय बछड़े का कौन सा भाग डेवलप होता है, बर्थ टाइम में कौन सा आमाशय डेवलप होता है, तो ये भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एबोमिज्म होता है। रूमन जो होता है, रूमन जन्म के, रूमन जो है वो जन्म के 4 से 5 माह बाद विकसित होता है। रूमन जन्म के 4 से 5 माह बाद में डेवलप होता है। ठीक है, टोटल आमाशय का कितना परसेंटेज होता है, 7 से 8। रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है 5%, रूमन सबसे बड़ा भाग होता है 80%, और ओमेजम भी 7 से 8%। निम्न में से गाय की कौन सी नई पंजीकृत नस्लें हैं, तो अभी रोहिलखंडी, मेदिनी और वृंदावनी, अभी संकर नस्ल जो है ये रजिस्टर्ड हुई थी। तो उपरोक्त सभी जो है सभी नई पंजीकृत नस्लें हैं, ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो ये थी आपके जो है भैंस और ऊंट की नस्लों का। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है भेड़ बकरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज अपन सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के चौथे जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये टेस्ट अपना लगा था 18 जनवरी 2026 को। त्योहार टॉपिक से क्वेश्चन इसमें अपने लिए गए थे। आर्ट एंड कल्चर में जो त्योहार का और पर्व का टॉपिक है उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे आज। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके सामने, पहला प्रश्न था अपना, गणगौर पर्व के संबंध में सत्य कथन बताइए। गणगौर का त्योहार है अपना, उसके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं आपको कथन के रूप में दी गई है, उनमें से सही सही कौन सी है, गलत कौन सी है, ये आपको बताना। पहला जो कथन है अपना, इस अवसर पर शिव एवं पार्वती की आराधना की जाती है। बिल्कुल, गण और गौर में गण तो शिव जी है, गौर पार्वती जी है, इनकी आराधना यहाँ पर की जाती है, जिन्हें स्त्री स्त्री भी कहते हैं। अविवाहित योग्य वर एवं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। जो हमारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती है तो वो चाहती है कि भाई अच्छे वर की प्राप्ति हो, भाभी की प्राप्ति हो उसके लिए। और जो विवाहित है वो अखंड सुहाग की, पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है। ये बात भी यहाँ पर सही है। गणगौर पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक बिल्कुल 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। ये तमाम जो ऑप्शन है, चारों जो ऑप्शन है एकदम सही है, सटीक है, करेक्ट है। तो गणगौर राजस्थान की संस्कृति में अंतिम त्योहार माना जाता है। गणगौर के बारे में कहते हैं
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर को लेकर बहुत सारी बातें अपने एग्जाम में पूछी जा सकती है। गणगौर जो फेस्टिवल है उसको लेकर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट आगामी एग्जाम में अपने लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गणगौर जो है स्पेशली बालिकाओं का बड़ा महत्वपूर्ण और विवाहित महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। कौन कौन सी बातें अपने लिए महत्वपूर्ण है। गणगौर, गणगौर जो फेस्टिवल है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा अपन वापस चेंज कर देते हैं, डेकोरेशन बनी नहीं अपन से, नॉर्मल में आ जाते हैं अपन। गणगौर, ये जो गणगौर का त्योहार है, पहली बात शिव पार्वती के विवाह के नहीं, शिव पार्वती के, पार्वती जी के मुकलावे का प्रतीक है। पार्वती जी के, माता पार्वती के मुकलावे का प्रतीक है ये। पार्वती जी के मुकलावे का प्रतीक है। गोने या मुकलावे का क्या है, प्रतीक है। तो कई बार आ जाता है ये विवाह के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है, नहीं मुकलावा है। प्रारंभ कब होता है, तो अपन ने बात करी, उधर दिया हुआ आपके ऑप्शन के अंदर, राजस्थान का अंतिम त्योहार है। अंतिम त्योहार माना जाता है संस्कृति के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, त्योहार माना जाता है नहीं, लेकिन माना जाता। इसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कौन सी कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा, त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब है तीज से त्योहार क्या होते हैं, शुरू होते हैं। बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार शुरू होते हैं, मतलब फर्स्ट त्योहार है, और गणगौर के साथ ही जो त्योहार है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कैसा त्योहार है ये, अंतिम त्योहार माना जाता है। ये बात भी आपको गणगौर के फेस्टिवल को लेकर आपको ध्यान रखनी है भाई। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये तीज और गणगौर के त्योहार को लेकर माना जाता है। फिर देखो, ये जो गणगौर है इस स्त्री के रूप में इनको पूजा जाता है। कुछ स्थानों की गणगौर फेमस है। गणगौर की जो सवारी है, सवारी प्रसिद्ध है गणगौर की, कहाँ की, जयपुर की। गणगौर जयपुर की ज्यादा फेमस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर की तीज और गणगौर दोनों ही त्योहार बड़े पॉपुलर है, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। फिर देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने गणगौर के त्योहार का वर्णन करा। कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन करा। टोड ने, कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। कर्नल टोड ने अपनी किताब में पिछुला झील पे जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है शाही लवाजमे के साथ में, उसका वर्णन किया। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। कहाँ पे सवारी नहीं निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका जोधपुर, मतलब मेहरानगढ़, जोधपुर व बूंदी में गणगौर की शाही सवारी नहीं निकाली जाती। जो राज परिवार है उनके द्वारा सवारी नहीं निकालते हैं, गणगौर की शाही सवारी नहीं निकाली जाती, राज परिवार के द्वारा नहीं निकाली जाती, सवारी नहीं निकाली जाती। ये भी अपन को पता होना चाहिए। इसमें गण और गौर दोनों की सवारी होती है, लेकिन आपको कहे बिना ईसर की गौर कहाँ है, अगर प्रश्न आ जाए बिना ईसर की गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर। बिना ईसर की गौर, बिना ईसर की गौर की जो सवारी है वो जैसलमेर में निकाली जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये गणगौर के त्योहार को लेकर ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ये अपन को ध्यान रखने हैं। कुछ स्थान विशेष की गणगौर फेमस है, उस गणगौर को लेकर भी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, कौन से स्थान की कौन सी गणगौर फेमस है। अगर बात करें स्थान विशेष की गणगौर के बारे में, स्थान विशेष की गणगौर में अपन को ध्यान रखना है
आपको कहे धींगा गोर कहाँ की फेमस है, तो आपको कहाँ की बताना है। आपको कहे भाई धींगा गोर, धींगा गोर आपको बताना है उदयपुर की। ऐसे आपको कहे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर कहे आपको गुलाबी, गुलाबी गणगौर की बात करें तो आपको बताना है कहाँ पर, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा आपको बताना है। गुलाबी गणगौर की जो सवारी है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की आपको बता दिया, बिना ईसर, बिना ईसर की कहाँ पर है, बिना ईसर, बिना ईसर की जो गणगौर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और बेंतमार गणगौर का मेला, बेंतमार या धींगा गणगौर का मेला अगर आपसे पूछा जाए, बेंतमार, बेंतमार गणगौर का मेला कहाँ लगता है, इसका उत्तर आपको बताना है जोधपुर। कहाँ लगेगा, जोधपुर के अंदर ये मेला लगेगा भाई। ये गणगौर को लेकर फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में ये आपके फैक्ट बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। गणगौर को लेकर सारी बातें इस प्रश्न और इस स्लाइड में अपन ने कवर कर ली है कि तीज त्योहार बावड़ी का मतलब है तीज से फर्स्ट त्योहार है और गणगौर लास्ट त्योहार है और अंतिम त्योहार इसको माना जाता है। पार्वती और शिव जी के विवाह का प्रतीक तो शिवरात्रि है और गणगौर मुकलावे का प्रतीक है। मुकलावे को कहते हैं गोना, मुकलावा या अपन क्या कह सकते हैं, गोना कह सकते हैं, गोना या मुकलावा, उसका ये प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ अपने सारे के सारे कथन क्या थे, एकदम राइट थे, एकदम करेक्ट थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा देखो, कौन सा पर्व है नवविवाहित दुल्हन अपने पियर में मनाती है, नवविवाहित पियर में इनमें से कौन सा त्योहार मनाती है, तीज, गणगौर, करवा चौथ या सारी। वैसे देखो गणगौर पियर में मना सकते हैं लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ससुराल में मनाते हैं। पहली बार नवविवाहित दुल्हन में पियर में मनाती है, नई नई शादी के बाद पहला कौन सा त्योहार है जो हमेशा पियर में मनाएंगे। तो देखो ऐसा रूल है, आपको बताया थे, ऐसी मान्यता है कि श्रावण के महीने में सास और बहू साथ में नहीं रहते। जब अपन ने बातचीत करी थी त्योहारों की, महीनों की, कैलेंडर की, तब सारी बात बताई। तीज का जो त्योहार है श्रावण में आएगा, छोटी तीज स्पेशली, और तीज विवाहित महिलाएं पूजती हैं। श्रावण में सास बहू साथ नहीं रहती, शादी हो गई और पहला श्रावण आ गया, पहले श्रावण में शादी के बाद में पहला अगर श्रावण आया तो उसमें सास बहू साथ नहीं रहेगी, अगर साथ में रह गई तो सासू को खतरा है, इसलिए सासू बैग पैक करके रखती है, भेज देती है ससुराल। वो तीज का त्योहार हमेशा कहाँ मनाया जाएगा, पहली बार ससुराल में मनाया जाएगा, पियर में मनाया जाएगा, सॉरी। ससुराल में गणगौर मनाई जा सकती है, करवा चौथ मनाई जाएगी, लेकिन पहला जो तीज है वो हमेशा कहाँ मनाया जाएगा, श्रावण। और वो भी कौन सी तीज है, छोटी तीज की ये बात हो रही है। तो यहाँ पर करेक्ट वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीज हो जाएगा। वो भी कौन सी, श्रावण वाली, श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया की ये बात हो रही है। ठीक है, ये तो आती है कार्तिक, करवा चौथ कब आएगी, कार्तिक कृष्ण जो चौथ है वो करवा चौथ है। गणगौर के बारे में आपको डिटेल बताई थी। छोटी तीज जो श्रावणी तीज है वो हमेशा नवविवाहिता शादी के बाद पहली बार, नवविवाहिता है नई नई जिसकी शादी हुई है वो हमेशा कहाँ मनाती है, पियर में मनाती है, ऐसा रिवाज है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ मेले आपको दिए गए हैं, इनका आपको सही जो सम्मिलित स्थान है वो कौन सा नहीं है असंगत बताना। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में लगता है दीपावली के अगले दिन बाद, कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है, ठीक है। फिर महाशिवरात्रि का मेला महाशिवरात्रि को लगता है सिवाड़ में, कौन से जिले में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में ये मेला लगेगा। ये भी बात यहाँ पर सही है। दधिमती माता दादीस ब्राह्मणों की कुलदेवी, कोट मांगलोद नागौर जिले में ये मेला लगेगा, बिल्कुल ये सही बात है। धुलेव का मेला राजसमंद में नहीं लगता, धुलेव मेला कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है, उदयपुर। उदयपुर में कहाँ पर, ऋषभ देव जी, केसरियानाथ जी या ऋषभ देव जी, जो मंदिर है केसरियानाथ जी या ऋषभ देव जी का मंदिर, केसरियानाथ जी या इनको अपन कह सकते हैं ऋषभ देव जी मंदिर। धुलेव गांव उदयपुर में है, धुलेव उदयपुर जिले का एक गांव है जहाँ पर ऋषभ देव जी या अपने केसरियानाथ जी का मंदिर है, वहां पर ये मेला लगता है। कब, ये मेला कब लगता है, मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये मेला आयोजित यहाँ पर किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। भील ऋषभ देव जी को क्या कहते हैं, काला जी, भील इन्हें काला जी कहते हैं।
कालाजी कहते हैं। ऋषभ देव जी जैनों के पहले तीर्थंकर है, उनका मंदिर है। और केसर चढ़ाई जाती है इसलिए केसरी अनाज जी के कहते हैं। और काले रंग की मूर्ति है इसलिए काला जी इनको कहते हैं। कल्ला जी अलग है, काला जी अलग है। तो धुलेव का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद की जगह उदयपुर जिले में लगता है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। बाकी तमाम जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कोटा के आवा और सांगोद कस्बों में के अवसर पर 200 साल पुराना नहाण का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढोल तमाशे के साथ मनोरंजन किया जाता है। नहाण, नहाण का वैसे अर्थ तो क्या होता है? स्नान होता है। एक सवारी निकाली जाती है जिसे नहाण उत्सव कहते हैं। नहाण मतलब है जच्चा बच्चा का पहला जो स्नान है उसको नहाण कहते हैं। आमतौर पर ऐसी मान्यताएं हैं। वैसे तो इंसान जीवन भर नहाता ही रहता है, लेकिन 3 मौकों का जो स्नान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जन्म के बाद बच्चे का पहला जो स्नान है, विवाह के अवसर पर स्नान है, और एक मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु के बाद में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको स्नान करवा के फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, उस समय भी स्नान होता है, नहान होता है। 3 नहान इंपॉर्टेंट है जीवन के, जन्म, फिर एक विवाह का पर्ण, और लास्ट में मरण। तो इस समय एक सवारी निकाली जाती है जिसमें एक जन्म दिखाया जाता है, फिर एक विवाह दिखाया जाता है पुत्र का, अर्थी दिखाई जाती है, मतलब जन्म मरण का जो चक्र है वो इसके अंदर दिखाया गया है। ये होली के अवसर पर आयोजित होता है, होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और कोटा में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होली हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके धुलंडी के दिन चैत्र जो कृष्ण एकम है इस दिन ये आयोजन किया जाता है। कोटा में नहान कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम। तो ये त्योहार होली का ही है। होली के अवसर पर, धुलंडी के अवसर पर ये नहान का आयोजन किया जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं है? नवलखा भंडार है बिल्कुल, सतवीश देवरी जैन मंदिर है ये भी है बिल्कुल। श्रृंगार चौरी ये भी बिल्कुल जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। कुंभा की बेटी रमाबाई का यहाँ पर विवाह हुआ था, इसलिए इसे श्रृंगार चौरी कहते हैं। बाकी ये एक जैन मंदिर है। चोखेलाव महल है, चोखेलाव महल यहाँ पर नहीं है। चोखेलाव महल कहाँ पर है? चोखेलाव महल है मेहरानगढ़ में, जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है चोखेलाव महल। मालदेव के समय यहाँ पर पेंटिंग हुई। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चोखेलाव महल के भित्ति चित्र बड़े इंपॉर्टेंट है, दीवारों पर पेंटिंग की गई है। तो चोखेलाव महल आपके चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं है, कहाँ पर है? मेहरानगढ़ किले के अंदर, जोधपुर के अंदर ये स्थित है। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो चोखेलाव महल हो जाएगा। नवलखा भंडार महल भी है, श्रृंगार चौरी भी है, सतवीश देवरी जैन मंदिर भी है। ठीक है बात। फिर इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना। आप विचार करके फिर आपको आंसर बताना है। गणगौर को लेकर प्रश्न है। गणगौर इंपॉर्टेंट त्योहार है। आप अगर किसी एग्जाम के PYQ भी देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तीज के, गणगौर के, जन्माष्टमी के, शीतलाष्टमी के, ये आपको दीपावली के ये मिले, क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से ये त्योहार बड़े लोकप्रिय है। बाकी तो अपने राजस्थान में त्योहारों को लेकर कहावत चलती है, 7 वार और 9 त्योहार। इस सप्ताह में दिन तो 7 होते हैं, लेकिन त्योहार कितने होते हैं? 9 है। तो वार ही कम पड़ जाते हैं, इतने क्या अपने त्योहार है भाई। अभी तो रंगीला राजस्थान है, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। कभी कभी तो एक दिन में 3 त्योहार, 2 त्योहार है। वार कमर त्योहार ज्यादा। बाई चांस ऐसी कहावत आ जाए कि 7 वार 9 त्योहार किस राज्य के त्योहारों के लिए प्रचलन में है, तो ये अपने राजस्थान रहेगा। तो गणगौर को लेकर है। गणगौर की सारी डिटेल अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी। अब कथन क्या अपन देख लेते हैं। गणगौर पार्वती के विवाह का प्रतीक है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। तो ध्यान से अगर लास्ट अपन ने क्वेश्चन देखा है, सुना है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, गणगौर पार्वती के विवाह का नहीं है। विवाह का तो कौन सा है? महाशिवरात्रि है। गणगौर पर क्या हुआ था? होना हुआ था, मुकलावा हुआ था। तो ये कथन तो क्या है? रोंग है। और कर्नल टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन करा है, रोचक वर्णन करा है? उदयपुर की गणगौर का। कौन सी गणगौर का करा है? उदयपुर की गणगौर का रोचक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत करा है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? गलत है भाई। दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये अपना विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा भाई। चलिए, राजस्थान में वर्ष 2026 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाला पर्यटन विभाग का उत्सव कौन सा? पर्यटन विभाग अलग अलग उत्सव अलग अलग जगह आयोजित करता है। कुछ उत्सव बड़े पॉपुलर है, उनके आपने नाम सुने होंगे, जैसे हार महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, और मरु महोत्सव है, पतंग महोत्सव है, शरद महोत्सव है, ग्रीष्म महोत्सव है। तो स्थान विशेष को लेकर भी प्रश्न आता है, और कौन से मंथ में लगता है, क्योंकि ये जनवरी
का मंथ अपना चल रहा है। तो पहला जो त्योहार है जनवरी में, इनमें से पर्यटन विभाग के द्वारा जो लगाया जाता है, देखो जनवरी में कौन सा आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है। एक तो ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है, एक तो ये अपन को ध्यान रखना है। और एक ये पतंग महोत्सव है ना जयपुर में, ये होता है कब, 14 जनवरी। पतंग महोत्सव भी कहाँ पर, जयपुर में। और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में। ऊंट महोत्सव की लोकेशन कहाँ पर है, बीकानेर है। तो ये जनवरी फर्स्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मनाया गया, ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट वाला आंसर क्या होगा, ऊंट महोत्सव हो जाएगा। थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ पर होता है, थार महोत्सव होता है बाड़मेर। ये होना तो मार्च में चाहिए, मार्च में हो जाता है। फिर अपना कभी कभी अक्टूबर में हो जाता है, कोई फिक्स डेट तो है नहीं, लेकिन लगभग मार्च में हो जाता है। एक मरु महोत्सव और बार बार आ जाता है। मरु वाले में कंफ्यूजन रहता है, मरु महोत्सव। अगर आपको कहे मरु महोत्सव कहाँ लगता है, तो जो मरु महोत्सव है उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। मरु महोत्सव तो लगता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहाँ लगता है, जैसलमेर में। लगभग फरवरी में लग जाता है ये, फरवरी मार्च में लगेगा। कब लगता है, फरवरी में। ब्रज क्षेत्र जो भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र है ब्रज, वहां पर ये डीग में लगेगा ब्रज महोत्सव। तो यहाँ पर पहला जो उत्सव पर्यटन विभाग आयोजित करता है या किया, वो कौन सा है, ऊंट महोत्सव जनवरी के अंदर बीकानेर के अंदर किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं। कनपटे बाबाओं का लघु कुंभ कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। कनपटे बाबाओं का या कनपटे नाथों का लघु कुंभ कौन सा है, या कहाँ आयोजित होता है, किस जिले में आयोजित होता है। एक जगह है अलवर, अलवर में सरिस्का। कहाँ पर, सरिस्का, अलवर। ये जो सरिस्का है, ये अपने कनपटे नाथों की शरण स्थली कह दो, या कनपटे नाथों का क्या कह दो, अपने कुंभ कह दो इसको। सरिस्का अलवर, ये राजा भर्तरी, भर्तरी की तपोस्थली है। राजा भर्तरी, जो कहाँ के, उज्जैन के राजा है, भर्तरी की तपोस्थली है। और ये राजा भर्तरी कहाँ के राजा है, उज्जैन के। तो नाथ संप्रदाय के संत है ये, उज्जैन के शासक थे। इन्होंने, आपको पिंगला वाली स्टोरी बहुत बार मैंने बताई है। तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर सरिस्का में तपस्या करी थी, अलवर में तपस्या करी थी। इन्हीं के नाम पर अभी खेरतल तिजारा का नाम भर्तरी नगर कर दिया गया है। इनके गुरु जी का नाम आपको ध्यान रखना है, गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे, गोरखनाथ। वैराग नाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, वैराग नाथी संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो भर्तरी की यहाँ पर गुफा है, भर्तरी की तपोस्थली है। तो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, वो कानों में बड़े कुंडल पहनते हैं, इस वजह से उनके कान है वो फट जाते हैं, उन्हें कनफटे नाथ कहते हैं। तो उनका जो गुरुजी है एक भर्तरी जी, उनका ये स्थान है, इसलिए भर्तरी जी के स्थान पर वो खूब ज्यादा संख्या में आते हैं। इनका मेला लगता है स्पेशली वैशाख और भादवे में, सप्तमी अष्टमी को मेला आयोजित होता है भर्तरी का, जिसे कनपटे नाथों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। मेला वैशाख और भाद्रपद माह में। बाबा भर्तरी को अलवर क्षेत्र में बहुत मान्यता है। ये जो मेला है साल में 2 बार लग रहा है, और इस मेले को कहते हैं भाई कनपटे नाथों का कुंभ। तो जिला कौन सा है, अलवर। और प्रॉपर स्थान कहें तो आपको कौन सा स्थान बताना है, सरिस्का अलवर बताना है। ये सारी बातें अपन को इस क्वेश्चन को लेकर ध्यान रखनी है। तो कनपटे नाथों का जो लघु कुंभ है सरिस्का अलवर में लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा भाई। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, इनका क्या करना, आपको तिथि क्रम सेट करना है। विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, इनका क्या क्रम व्यवस्थित करो। कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनका क्रम आपको बताना है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहावत की बात करी थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो पहला त्योहार तीज है, अंतिम त्योहार गणगौर है। अगर उसके हिसाब से सेट करें तो पहले तीज आएगा, फिर गणगौर आएगा। मतलब ए और जो सी है, ए पहले और सी लास्ट में होना चाहिए। लेकिन ये कैलेंडर के क्रम के अनुसार आपको बताना है, मान्यताओं के अनुसार नहीं बताना है। तो क्रम कैलेंडर का जब पूछा जाए ना, तब आपको जिस महीने का त्योहार पहले आता है तो पहले बताना है, बाद में आता है वो बाद में बताना है। क्रम से आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इसमें वो कहावत वाली बात यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है, और हो भी नहीं रही है वैसे भी इसमें। तो देखो,
अपन को पता है कि जो पहला महीना आता है कैलेंडर का चैत्र है, तो चैत्र में कौन सा आता है, गणगौर आता है, ठीक है। फिर कौन सा आता है चैत के बाद, बैसाख। बैसाख की जो तृतीया है उसमें क्या आती है, अका तीज आती है, वैसाख, ठीक है। फिर अपने चैत बैसाख जेठ है, अषाढ़, श्रावण आ जाता है फिर, है ना। श्रावण में कौन सा आएगा, तीज आएगा, श्रावण में तीज आएगा। फिर भादवे में क्या आएगी, कजली तीज आएगी। तो सबसे पहले कौन सा त्योहार आना चाहिए, चैत्र वाला सबसे पहले आना चाहिए। तो चैत्र में क्या रहेगा यहाँ पर, गणगौर। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, शी, ठीक है। फिर चैत्र के बाद में बैसाख में आखा तीज। फिर चैत बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण। श्रावण में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और लास्ट में क्या बच जाएगा, डी। सी बी ए और डी, सी बी ए और डी, सी बी ए और डी ऑप्शन जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी त्योहारों की अगर इनमें बात करें अपन, गणगौर आपको बताई है कब मनाई जाती है, हमने चर्चा कर ली। चैत्र शुक्ल तृतीया जो है वो गणगौर है, ठीक है। आखा तीज, आखा तीज अपने वैशाख शुक्ल तृतीया है। अबूझ सावा, उम्मीदों का त्योहार। घर वालों को क्या ये तो अबूझ सावा है ना, वो याद दिलाते रहा करो, ताकि वो बाई चांस काम में बिजी रहे, भूल जाए कि अपने भी पितर बैठा है घर में। तो आखा तीज अपने एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, जीवन में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबूझ सावा माना जाता है। खूब सारे बाल विवाह इस दिन किए जाते थे। बीकानेर का स्थापना दिवस, ये भी अपन को ध्यान रखना। फिर अपने देखिएगा, फिर अपने इनमें से छोटी तीज कितनी छोटी है, श्रावण में आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो हरियाली तीज भी कह देते हैं, क्योंकि ये श्रावण का महीना हरा भरा है। फिर अंत में अपना कौन सा बच गया, कजली तीज, जिसे बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। कजली तीज ये आपके भादवे में आती है। भाद्रपद, कृष्ण तृतीया है, शुक्ल नहीं है, ये कौन सी तृतीया है, कृष्ण तृतीया के अंदर आएगा। तो ये छोटी तीज है, ये तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और कजली तीज का जो त्योहार है, सवारी है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीज के मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर और कुंभा स्टेडियम कहाँ प्रसिद्ध है। तीज सावन में भी है और तीज भादवे में भी है। तीज जयपुर की भी है, तीज बूंदी की भी है। अब अपन को कंफ्यूज करने के लिए अगले ने कह दिया कि तीज जहाँ मनाई जा रही है तो कुंभा स्टेडियम से रिलेटेड है और नवल सागर से रिलेटेड है। तो कुंभा स्टेडियम से सवारी शुरू होती है और नवल सागर झील तक सवारी जाती है। नवल सागर झील कहाँ पर है, कुंभा स्टेडियम कहाँ पर है, ये अगर अपन को पता है तो अपन इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो नवल सागर झील, नौलखा झील कहाँ पर है, बूंदी में है। और कुंभा हाड़ा की स्मृति में कुंभा स्टेडियम जो बनाया गया बूंदी में बनाया गया। ये महाराणा कुंभा नहीं है, ये लाखा के टाइम में वो अपने दुर्ग में प्रतिज्ञा की बात करी थी, नकली दुर्ग बनाया था, वो प्रतिज्ञा करी थी, नकली बूंदी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभा हारा वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वाला कुंभा है, तो बूंदी में है। और तीज कौन सी की बात हो रही है, ये सावन की तीज की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कजली तीज की। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है, कौन सी तीज, कजली तीज। कजली तीज की जो सवारी है, कजली तीज का जो मेला है, वो बूंदी का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब आती है कजली तीज, ये आपने आएगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएगी भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया है। और कहाँ की सवारी प्रसिद्ध है, बूंदी की ये सवारी प्रसिद्ध है। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखने, महिलाएं व्रत करती है। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखने हैं, बड़ी तीज को बड़ी तीज कहते हैं, इसको बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। सातू खाए जाते हैं इसलिए सातुड़ी तीज इसको कह देते हैं। सातुड़ी तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीनियर है ये, वो पहले वाली जूनियर है, ये सीनियर है। ये इसके आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसी तरह अगर आपको छोटी तीज का पूछ लिया जाए तो भाई छोटी तीज कहाँ की है, छोटी तीज के बारे में प्रश्न आ जाए तो क्या क्या अपने फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं छोटी तीज को लेकर। छोटी तीज को लेकर जो फैक्ट आए अपने, तो डेट आपसे आ जाए तो ये आती है श्रावण शुक्ल पक्ष में।
श्रावण शुक्ल तृतीया को। और इसकी सवारी कहाँ की फेमस है? छोटी तीज की सवारी फेमस है कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। इसके उपनाम क्या क्या है? छोटी तीज के उपनाम अपन को ध्यान रखने हैं। छोटी तीज के जो उपनाम है, इसमें मौसम हरा भरा रहता है, इस कारण इसको कहते हैं हरियाली तीज। श्रावण में आती है इसलिए इसको कहते हैं श्रावणी तीज। ठीक है बात। और ये भादवे में आती है इसलिए इसको कहते हैं भादुड़ी तीज। ये दोनों तीजों का हमने अंतिम अंतर ध्यान रखना है। ये राजस्थान का पहला त्योहार माना जाता है, लोक संस्कृति के अंदर प्रथम त्योहार है, प्रथम त्योहार माना जाता है, प्रथम त्योहार। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी इसको माना जाता है। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पहले जब राजस्थान में कमाई के लिए प्रदेश पति जाया करते थे तो महिलाएं कहकर भेजती थी स्पेशली कि तीज के दिन तो घर आ ही जाना, तीज के दिन घर आ ही जाना। वो बगीचों में झूला वगैरह और वो सब इस छोटी तीज से रिलेटेड है। तो ये अपने सारी बात ध्यान रखनी है। इस समय कौन सा ओढ़ना ओढ़ा जाता है? लहरिया ओढ़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस छोटी तीज पर। तो यहाँ अपना करेक्ट जो आंसर है वो बूंदी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, भगौरिया खेल होली के अवसर पर एक भगौरिया उत्सव खेला जाता है, भील जनजाति में लोकप्रिय है। ये कौन से क्षेत्र में है? जब भील जनजाति में लोकप्रिय है, अपने आप क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ क्षेत्र इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जनजाति में लोकप्रिय है? भील जनजाति में। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा, आसान आसान से प्रश्न थे रहे। भील जनजाति का ये उत्सव है। इस तरह अगर आपको घुड़ला उत्सव कह देता तो मारवाड़ में कौन सा उत्सव है? घुड़ला। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ख्वाजा साहब का जन्म 12 वफात के रूप में मनाया जाता है। रबीउल अव्वल महीने में 12 तारीख को आती है 12 वफात। ख्वाजा साहब का जन्मदिन है, निर्वाण दिवस भी यही है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भाई। जुओं की देवी करणी माता देशनों का मेला भरता है। करणी माता का मेला कब भरता है? तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में दोनों नवरात्रों में भरता है। दोनों नवरात्रे हैं तो चैत्र माह में भी भरेगा और आश्वज माह में भी भरेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए और 3 नंबर। ए और 3 नंबर जो विकल्प है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है, जिसे चूह वाली देवी करणी माता के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राज परिवार की आराध्य देवी है। लोक देवियों टॉपिक में उनको लेकर अपन खूब आराम से डिटेल में चर्चा करते हैं। इब्राहिम के पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला पर्व है। कुर्बानी का जो त्योहार है वो कौन सा है? ईद उल जुहा है, जिसे बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। एक मीठी ईद है, एक बकरा ईद है। ये आपके ईद उल जुहा हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? बकरा ईद कहते हैं। कौन सी ईद? बकरा ईद के नाम से इसको जाना जाता है। मुहर्रम पर तो क्या निकाली जाती है? ताजिया। ताजिया निकाली जाती है। और रमजान के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। इसको कहते हैं भाई मीठी ईद। ये कौन सी ईद है? मीठी ईद है। सेवैया ईद भी इसको कहते हैं। ये कुर्बानी की नहीं है, ये भाईचारे का त्योहार है। इसका नाम है मीठी ईद, उसका नाम है बकरा ईद। बकरा ईद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिलहिज महीने में आती है बकरा ईद। ये थे भाई अपने त्योहार टॉपिक के महत्वपूर्ण से प्रश्न जिन पर टेस्ट सीरीज में आपसे पूछे गए थे, और इनसे रिलेटेड जो भी आंसर बन सकते थे वो आपको करवाए हुए भी हैं सारे आपके नोटबुक में। और जिन साथियों ने कोई शंका थी, डाउट था, स्पेशली गणगौर के त्यौहार को लेकर, तीज के त्यौहार को लेकर, वैसे तो सिंपल सिंपल वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे। उस कथन कारक वाले जो ये बीच में अपने ए बी वाले थे, उनमें गणगौर और तीज वाले में थोड़ा था। तो कुंभा स्टेडियम में थोड़ी लोकेशन ज्योग्राफी से जोड़कर भी पूछी गई है। तो अपन को सारे सेगमेंट कवर करने हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी?
और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो कैसे पेपर जा रहे हैं आपके, और चौथे नंबर का पेपर जो कि 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुआ था, इसी के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। और आपकी रैंक क्या आ रही है ये भी बताइएगा आप लोग हमें, और कम आ रही है तो घबराना मत, और ज़्यादा आ रही है तो और कॉन्फिडेंस मत होना, कंटिन्यू पढ़ाई करना। चलो, तो 18 जनवरी का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसी के पेपर सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। और एक क्वेश्चन से बनने वाले संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आज के सेशन में करेंगे। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न से एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न यहाँ पर आपके हल होंगे। इसीलिए ये सॉल्यूशन वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आपका भाई आपके सामने आ चुका है, तो कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चल, पहला क्वेश्चन है, पांडाल विधि को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? पहला है परगोला, आरबोर या बावर, निफिंग और आरबोर। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ पंडाल सिस्टम? तो आपने इसका क्या जवाब किया था आपके मन में होना चाहिए। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंडाल विधि क्या है। पंडाल विधि क्या है? तो जब आप अंगूर पढ़ते हैं तब अंगूर के अंदर संदाई या ट्रेनिंग की विधियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संदाई या ट्रेनिंग की जब विधियां पढ़ते हैं तब इसके अंदर आता है कि संदाई या ट्रेनिंग की इसकी 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4। पहली विधि का नाम होता है शीर्ष विधि। कौन सी है? शीर्ष विधि, जिसे हेड मेथड कहते हैं या हेड सिस्टम कहा जाता है। दूसरी होती है 4 भुजा प्रणाली, 4 भुजा विधि, जिसे निपिंग विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निपिंग विधि भी कहते हैं। और तीसरी होती है 6 भुजा, 6 भुजा विधि, जिसे टेलीफोन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफोन मेथड कहा जाता है। चलो, ये गेट थोड़ा ओपन रख देना सर। 6 भुजा, या फिर इसी को क्या कहते हैं? 6 भुजा को, 6 भुजा को ही कहा जाता है टेलीफोन विधि, टेलीफोन विधि भी कहते हैं। और एक आती है चौथे नंबर पे, जिसे आरबोर, क्या कहते हैं? आरबोर, या इसी को कहते हैं परगोला। क्या कहते हैं? परगोला, या इसी को कहते हैं पंडाल, या इसी को कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, बावर। तो देखो, ये चारों विधियां जो हैं वह अंगूर की ट्रेनिंग से संबंधित है। और इस सॉल्यूशन से अपने आप आपको चारों विधि के नाम आ गए होंगे और इनके अन्य नाम भी आ गए होंगे। तो आप देखोगे कि पंडाल को परगोला भी कहा जाता है, बावर भी कहा जाता है, आरबोर भी कहा जाता है, परंतु निफिंग नहीं कहते हैं। निफिंग जो कहते हैं एक्चुअल में ये 4 भुजा विधि को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 1850 में विलियम निपिंग नाम के एक व्यक्ति थे, विलियम निफिंग नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने इस विधि की खोज करी थी, इसीलिए इनके नाम पर ही इस विधि का नाम रख दिया गया था। तो याद रखिएगा, तो निफिंग विधि जो है वह 4 भुजा विधि से संबंधित है, न कि आरबोर, परगोला, पंडाल या बावर से। अब देखो, और प्रश्न मैं यहीं पर सॉल्यूशन कराऊं कि अंगूर की सबसे बेस्ट कौन सी है, सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये परगोला, पंडाल, आरबोर, ये जो है बावर विधि, यह सबसे महंगी विधि है। क्या है? सबसे महंगी विधि है। महंगी के साथ साथ सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली, तो सर्वाधिक प्रचलित कह सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली, सर्वाधिक प्रचलित विधि भी यही है, याद रखिएगा। और बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो होता है, बेनिफिट 2.09 का होगा जब कॉस्ट 1 रुपये लगेगी, मतलब लागत 1 होगी तो आपको लाभ 2.09 का मिलेगा। चाहो तो आप इसे कॉस्ट रेशो बी लिखोगे तब 1:2.09 लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहो वैसा लिख सकते हैं। बाकी तो इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशो अर्थात लाभ अनुपात लागत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस फसल में स्वपरागण नहीं होता है? मैंने कई बार आपको बताया है
कि होता है या नहीं होता। जब ऐसे शब्द दे तब आपको अंडरलाइन और गोला कर लेना है। इससे क्या है, आपको पता चल सके कि इसने पूछा क्या है। कभी कभी एग्जाम में ये गलती हम कर देते हैं कि कभी वो पूछता है कि नहीं होता और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं होता है। तो ये माइनर सी मिस्टेक्स आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा। चल, स्वपरागण पूछा है कि नहीं होता। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परागण क्या होता है। परागण आप जानते हैं कि नर भाग का मादा भाग के ऊपर जाना, नर परागकण का मादा भाग की वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। परागण 3 प्रकार का होता है, एक तो स्व, एक बहुधा और एक पर। स्व, बहुधा और पर। स्व परागण की अगर मैं बात करूं तो स्व परागण का याद होना चाहिए कौन कौन है। तो इसे याद करने का तरीका ये है, आप याद कर सकते हैं ATM। ए से मतलब आलू, ए से क्या होता है आलू, टी से होता है टमाटर, म से होता है मटर और म से होती है मेथी। पहले तो ये देख लो, आलू टमाटर मटर मेथी। आलू में होता है सर हाँ, टमाटर में होता है सर हाँ, मटर में होता है सर हाँ। प्याज यहाँ पर आया क्या, नहीं आया सर, तो प्याज इसका नहीं होगा। कि सर प्याज में कौन सा परागण होगा, तो मेरे बच्चे प्याज के अंदर होगा पर परागण। याद रखिएगा कि सर एक स्वपरागण हो गया, दूसरे नंबर पे आ जाता है बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण, इसको कैसे याद करेंगे ये भी बता दो सर। तो मेरे लाल मैं आपको बताने ही आया हूँ, इसको याद करना है OBC। ओ का मतलब होता है ओकरा, ओकरा माने भिंडी। बी का मतलब होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैंगन। सी का मतलब होती है चिली, चिली मतलब मिर्च। और एक होती है लीमा बीन। क्या होती है लीमा बीन, याद रखिएगा। अगर फलों के अंदर पूछे, फलों के अंदर स्वपरागण पूछे तो अंगूर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, अंगूर। बाकियों में देखो पर परागण होता है। तो एक प्रश्न से जितने उदाहरण है ना, मतलब 4 उदाहरण ये हो गया, 5 6 7 8 9, ये इतने सारे 9 के साथ एक प्याज 10, एक प्रश्न के साथ 10 प्रश्न करोगे तभी मेरे भाई आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई हलवा नहीं है जो मम्मी बना दे और आप लोग खा लो। इसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लगन चाहिए, कंटिन्यूटी व कंसिस्टेंसी, ये सभी चाहिए। और इसकी एक रणनीति होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा नहीं मेरे लाल, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। चल, आज गला भी खराब है थोड़ा सा, तो हो सकता है गले में क्या है, टॉन्सिल से है, तो हल्का फुल्का आवाज में मिस्टेक आ सकती है। चल, निम्न में से कौन से पाले से बचाव का तरीका नहीं है। पहला है धुआं करना, विद्युत हीटर का प्रयोग, गंधक के अम्ल का छिड़काव, उचित पराग किस्में लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। पहला स्मजिंग, यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर, स्प्रे सल्फ्यूरिक एसिड, प्लांटिंग पोलिनाइजर्स वेराइटी। ये तो बड़ा ही आसान है और कॉमन सेंस का प्रश्न है और आपने इससे गलत नहीं किया होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हूँ मैं। धुआं करने से बिल्कुल तापमान बढ़ जाता है तो पाला नहीं पड़ता है, तो ये विधि तो पाले से बचाव की है। विद्युत हीटर का बिल्कुल, इससे भी तापमान बढ़ जाता है, तो जब तापमान बढ़ जाता है तो पाला नहीं पड़ता, तापमान बढ़ने के कारण पाला नहीं पड़ता। यह एक महंगी विधि है, महंगी विधि है और प्राय भारत में कमी या फिर लिमिटेड एरिया जो कुछ क्षेत्र है वहीं पर अपनाई जाती है। तो ये भी पाले से बचाव का तरीका है। गंधक के अम्ल का छिड़काव अर्थात 0.1% H2SO4 के प्रयोग से पौधे में, पौधे का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे चला जाता है। अर्थात सीधी सीधी भाषा में अगर मैं ये कहूँ तो पाले के प्रति सहनशीलता बढ़ा देता है। मतलब यह भी पाले से बचाव का तरीका है। जबकि उचित पराग किस्में लगाना, पोलिनाइजर्स, ये क्या देती हैं, ये देती हैं परागकण। परागकण क्या होता है, नर भाग जो कि परागण के अंदर परागण व निषेचन में सहायता होती है
फल के निर्माण में सहायता करती है। ये पाले से बचाव का इसका दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये जो है यह नर मादा के अनुपात को बैलेंस करने के लिए, परागण होने के लिए अपनाई जाती है। आपको पता है पपीता और खजूर के अंदर, पपीता और खजूर के अंदर नर और मादा का जो अनुपात लेते हैं मेरे लाल, वह 1:10 होता है, याद रखिएगा। जबकि कुकर बिट्स के अंदर मैं बात करूं, नर मादा के अनुपात की, नर 15 होना चाहिए और मादा 1 होनी चाहिए, याद रखना। तो एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न कराऊंगा, है ना, याद रख। और सुपरवाइजर को हल्के में मत लेना मेरे लाल, है ना। अपने को ऐसे लगता है कि पढ़ रहे हैं, हो जाएगा ये वो, ओवर मत हो जाना कि बढ़िया रैंक चल रही है अपना तो हो ही जाएगा। पड़ोस वाले 2 मित्र और आएंगे और कहेंगे कि वाह यार भाई तेरी तो ये रैंक आई है, तेरा तो हो जाएगा, तू तो बढ़िया कर रहा है ये, ले आजा थड़ी पे बैठते, ले चाय पानी पीते, ले चल पार्क में वो बुला रही है ये। मेरे लाल नहीं होगा, ध्यान रखना। आपकी मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ये सभी मैटर करेंगे। माँ बाप का सपना है नौकरी, तो पूरा करके बताओ ना, करके बताना पड़ेगा। चल फिर देखो, निम्न में से क्रमशः प्रोटो एंड्री व प्रोटोगायनी के उदाहरण है सीताफल व चीकू, चीकू व सीताफल, बैंगन व चीकू और सीताफल व बैंगन। Which of the following are example of protoendry then protogyny respectively? अब देखो ध्यान रखना है, पहले पूछा है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का शाब्दिक अर्थ सर क्या होता है? नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्वन। और प्रोटोगायनी का मतलब होता है मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्वन, याद रखना। चल प्रोटोएंड्री किसके अंदर पाई जाती है? तो सीताफल के अंदर। और प्रोटोगायनी किसके अंदर पाई जाती है? चीकू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1। कि सर आप तो थोड़ा डिटेल बताने वाले थे, हाँ बताऊंगा। प्रोटोएंड्री के कोई और उदाहरण आ गए तो वो भी आपका भाई हरिओम ही बताएगा। जब आपका भाई आपके सामने है तो सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। याद रखना, प्रोटोएंड्री सीताफल में पाई जाती है। सीताफल की एक प्रजाति है जिसका नाम है एनोना। क्या है? एनोना म्यूरिकाटा, एनोना म्यूरिकाटा, याद रखना। एक तो इसके अंदर है, और प्रोटोएंड्री खजूर के अंदर पाई जाती है। इसके खजूर के अंदर। ये सर और सब्जियों के अंदर प्रोटोएंड्री, सब्जियों में एक तो गाजर में पाई जाती है और एक पाई जाती है प्याज के अंदर। किसके अंदर? प्याज के अंदर। नारियल वगैरह इनमें भी मिलती है, याद रखना। प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी किसके अंदर? एक तो चीकू के अंदर मिलती है फलों में, और एक मिलती है अनार के अंदर। सर ये फल हो गए। सब्जी के उदाहरण, एक तो है गोभी वर्ग। कौन है? गोभी वर्ग हो गया। और एक है भिंडी। कौन हो गया? भिंडी। तो ये देखो 4 एग्जाम्पल ये हो गए, 4 वो हो गए 8। कोई सा भी पूछे 2 परिभाषा हो गई 10, एक प्रश्न के साथ 10। अगर मैं इस सेशन में 20 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो 20 × 10 कर लेना, मतलब 200 क्वेश्चंस एक क्लास से 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे। मतलब नो डाउट मेरे बच्चे, सफलता निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? चल फिर देखो अगला अगर मैं बात करूं कि निम्न को पढ़िए, पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उक्त में से कौन से फल नॉन क्लाइमेट्रिक है? कि सर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं हमें पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है आपको तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो याद हो जाएगा। क्लाइमेट्रिक फल वह जो तोड़ने के बाद पकने की क्षमता रखते हैं। क्लाइमेट्रिक क्यों? क्योंकि उनकी श्वसन दर और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है। क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक ऐसे फल जो तोड़ने के बाद पकने की क्षमता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनके तोड़ने के बाद इनकी श्वसन दर और इथाइलिन की दर या तो स्थिर हो जाएगी या कम हो जाएगी। नॉन क्लाइमेट्रिक। चल, आम तोड़ने के बाद पक जाता है क्या? हाँ सर, आम तोड़ने के बाद पक जाता है। खजूर तोड़ने के बाद पक जाता है क्या? हाँ सर, खजूर तोड़ने के बाद पक जाता है। इसकी तो 4 अवस्था भी तो है, गंडोरा केमरी, डोका खलल, डेंग रुतब, पिंड तेमर। ये चारों अवस्था बता दी। और क्या चाहिए? सीक्वेंस पूछता है इनका, याद रखना। सर संतरा तोड़ने के बाद नहीं पकता। सर अमरूद तोड़ने के बाद पक जाता है। आंवला तोड़ने के बाद नहीं। स्ट्रॉबेरी नहीं। नॉन क्लाइमेट्रिक CEF
CEF, ऑप्शन नंबर डी। अपने आप में 6 प्रश्न सोल्व हो रहे, 2 परिभाषा हो गई, कितने 8 हो गए। और बता दो सर कि इथाइलिन अवशोषक कौन है। इथाइलिन अवशोषक कौन होता है। 10 क्वेश्चन करवाने की कहा था ना हर एक स्लाइड में, हाँ कराऊंगा ना। इथाइलिन अवशोषक होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसे पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा कहते हैं। सर फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है। तो पकाने वाला जो हार्मोन है ना वह कौन होता है, इथाइलिन होता है। कौन होता है मेरे लाल, इथाइलिन होता है, याद रखना। गला खराब है आज। इथाइलिन, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होता है, इथाइल, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो आगे और चलते हैं। क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक हो गया, ये वही आ गया कि नॉन क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल देखने थे। तो सी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, सेम एज इट इज, यही ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो कि खजूर की कौन सी किस्म सबसे अच्छी पराग किस्म पोलिनाइजर्स मानी जाती है। घनाबी, मेदजूल, हलावी और चिपचिप। कि विच डेट पाम वेराइटी इज कंसिडर्ड बेस्ट एज अ पोलिनाइजर्स। कि सर पोलिनाइजर्स क्या है, पहला प्रश्न। पोलिनाइजर्स वे किस्में हैं जो अच्छे पराग कण प्रोड्यूस करती है, मतलब पराग कण देने वाली किस्में। क्योंकि पराग कण नर भाग होता है, नर भाग देंगे तो मादा भाग में परागण की क्रिया ज़्यादा होगी, ज़्यादा निषेचन होगा, ज़्यादा फल का निर्माण होगा। ज़्यादा फल का निर्माण होगा तो किसान को उपज, आमदनी व उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, पहला कंसेप्ट। दूसरी, खजूर की किस्में कौन कौन सी है। अरे ऐसे याद किया करो ना, हलावी, खद्रावी, मेदजूल, सामरान, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई, गनाबी, मधजरी, आलन सिटी। ये लो, ऐसे याद करो। कि सर कैसे याद करोगे, हलावी, खद्रावी, मेदजूल, सामरान, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई, गनाबी, मधजरी, आलन सिटी, ये लो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करोगे खल्लास, ये सारी किस्म। कि सर ऐसे तो आपने 10-15 बोल दी, हाँ वही तो बात कि घनाबी, घनाबी होती है क्या, पहले तो पराग वाली किस्में बताओ, पोलिनाइजर्स। मैं आपको बता दूं कि खजूर की पराग वाली किस्में एक तो होती है गनामी, क्या होती है, गनामी होती है। एक होती है मधजरी, क्या होती है, मधजरी हो गई। और एक हो गई आलन सिटी, क्या हो जाती है, आलन सिटी। ये इसकी अच्छे पराग कण देने वाली किस्में। कौन कौन सी, गनामी आई, गनामी कह दो या गनाबी कह दो, बात एक ही। और बाकी मेदजूल, मेदजूल इसकी एक पछेती किस्म है, कैसी है, पछेती। और हलावी खजूर की एक अगेती किस्म है, कैसी है, अगेती। चिपचेप ये प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है। ये लो, ये 4 प्रश्न, मतलब जितने ऑप्शन होंगे ना उतने प्रश्न बनेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है मेरे लाल। चले आगे, चल अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि निम्न युग्मों को पहचानिए या पढ़िए। परागण, परागण दे रखा, हवा द्वारा परागण एंटोमोफिली, कीटों द्वारा परागण एनिमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली। उक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित, मतलब टोटल कितने युग्म दे रखे हैं वो सही है, बाकी गलत। हवा द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है, नहीं, क्या कहलाता है, तो हवा द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है। 2 कथन तो गलत दे रखे, 2 तो गलत हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली, हाँ। पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली, हाँ बिल्कुल सही, मतलब केवल 2 सही दे रखे। तो इसमें कितने, केवल 2 जो है वह बिल्कुल सही है, याद रखिए। तो 2 सही है, इतना सा आपको याद होना चाहिए। तितलियों द्वारा परागण क्या कहलाता है, तितलियों, तितलियों द्वारा जो परागण है वो साइकोफिली कहलाता है, क्या कहलाता है, साइकोफिली कहलाता है, याद रखना। चींटियों द्वारा मिर्मेकोफिली, सर चींटियों द्वारा मिर्मेको। चलो तो फिर अगला देखो, अगला प्रश्न वही आ गया, केवल 2 यहाँ पर सही है। अगला देखो, कौन सी सब्जियों में बहुधा पर परागण होता है। ये लो आ गया ना मेरे लाल, बहुधा पर परागण सर बताया था OBC। ओ का मतलब ओकरा, बी का मतलब ब्रिंजल, क्या है, बी का मतलब ब्रिंजल, सी का मतलब चिली, और एक है लीमा बीन, क्या है, लीमा बीन।
ये हो गया लीमा बीन। सर इसमें कौन कौन है? ओकरा, ये आलू, आलू में स्वपरागण नहीं है। टमाटर में स्वपरागण, आलू टमाटर मटर मेथी। बैंगन है क्या? हाँ बैंगन है। मिर्च है क्या? हाँ सर मिर्च है। भिंडी, भिंडी है सर। गोभी वर्ग नहीं है। गोभी में क्या? पर परागण। तो क्या आएगा? सी। एक तो क्या आएगा? सी डी और ई। तो सी आ गया। सी किसमें? इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। सी के बाद डी आ गया, फिर ई। तो सी डी ई, केवल सी डी ई। देखो सी, फिर डी, फिर ई, ये हो गया। एफ नहीं है, एफ नहीं है। तो सी डी ई हो गया। चल ये भी हो जाएगा, सी डी ई, याद रखना। फिर देखो अगला, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? अंडरलाइन कर लेना, असुमेलित है। असुमेलित स्मजिंग आम में करते हैं, रिंगिंग बेर में, बेंडिंग अमरूद में, प्रोपिंग केला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड मतलब सही करेक्ट नहीं है, सही मैचिंग नहीं है। देखते हैं, देखिए स्मजिंग का मतलब होता है धुआं करना, और आम में किया जाता है। सही है क्या? हाँ सर, आम में किया जाता है धुआं करना। बेमौसमी, ऑफ सीजन, ऑफ सीजन फसल लेने के लिए, बेमौसमी फसल लेने के, ये सही है। हाँ सर बिल्कुल सही। रिंगिंग बेर में करते हैं, जो कि गलत है। क्या करते हैं? रिंगिंग करते हैं अंगूर में। किसमें? अंगूर। अंगूर में 3 सेंटीमीटर आकार की छाल हटाना, छाल हटाना, याद रखना। तो ये गलत है, ये गलत है। बेंडिंग का मतलब बंकन होता है, और हिंदी में क्या कहते हैं? बंकन। एक बार पूछ लिया, हिंदी वालों की दिक्कत आ गई कि बेंडिंग किस में करते हैं? बेंडिंग अमरूद में करते हैं। फूलों के अंदर, फूलों के अंदर, गुलाब के अंदर। किसके अंदर? गुलाब के अंदर, ये सही है। प्रोपिंग मतलब केला, केला, केला को सहारा देना। केले को बेचारे को सहारे की जरूरत पड़ती है ना? आपको बिल्कुल पता है कि केले को क्या जरूरत पड़ती है? सहारा दे, तो सहारा देना पड़ेगा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रोपिंग। परंतु यदि याद रखना, टमाटर, आह टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। लाल, लाल, गोल मटोल, गोल गोल, इसको सहारा देना, यह कहलाता है स्टेकिंग। क्या कहलाता है? स्टेकिंग। तो टमाटर को सहारा देना स्टेकिंग, केले को सहारा देना प्रोपिंग। क्या कहलाएगा? प्रोपिंग, याद रखना है। चलो फिर देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि संदाय की किस विधि में पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रह जाता है, व तेज हवाओं एवं अधिक फलन की स्थिति में शाखाएं टूटने का अंदेशा रहता है? इन विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ट्री रिमेन स्ट्रक्चरली वीक एंड branches are more likely to break with heavy crop load and strong wind? कौन सा है? ये संदाय की विधियां है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की विधियां में केंद्रीय प्ररोप प्रणाली, इसमें पौधा सीधा बढ़ता जाता है। खुला प्ररोप प्रणाली, जिसमें पौधा खुला रहता है, यूं यूं खुला रहता है बेचारा, यूं। तो यूं क्या इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, याद रखना। तो ये अच्छी नहीं। रूपांतरित सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली, सबसे ज्यादा प्रचलित, याद रखना। हाँ, तो तेज हवाओं से शाखा टूटने का खतरा रहता है, खुला प्ररोह प्रणाली। फिर देखो चलो, खांसी हो गई, गले में क्या टॉन्सिल होते हैं, तो बोलते हैं तो खांसी आती है, अब क्या करें। छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, जीवन है ना, ये जीवन में समस्याएं। पढ़ते हो तो नींद आती है ना? तुम्हारे ऐसा होता? पढ़ते हो तो किसी का फोन आ जाता है, पढ़ते हो तो कोई दोस्त आ जाता है, पढ़ते हो तो इच्छा नहीं होती, कभी भूख लग जाती है, कभी किसी की याद आने लग जाती है। ये सारी समस्याएं अभी के टाइम पे होना स्वाभाविक है। अगर ये हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आप इनको एक्सेप्ट करो। परंतु इसको, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। ये सारी समस्या आएगी, जीवन है, चलता रहता। मन को विचलित नहीं होने दो, और जिस सीट पे बैठ गए ना भाई, उस सीट पे बैठना ही है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिर्फ किताबों के।
जब भी तुम आओगे मुझे पढ़ता हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिर्फ किताबों के। तुम्हारा सपना था मेरा कमरा सजाने का, और मेरे कमरे में कुछ भी नहीं सिर्फ किताबों के। याद रखना, कुछ भी नहीं सिर्फ। बैठना पड़ेगा दादा, आंखें खोलनी पड़ेगी, नींदों को जगाना पड़ेगा, दोस्तों को मना करना पड़ेगा, उसकी याद को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सुपरवाइजर बनोगे। तब सब कुछ बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा, याद रखना। चल देखो, निम्न में से कौन से फल क्लाइमेट्रिक है? आम, अंगूर, अमरूद, अनार, पपीता, पाइनएप्पल। क्लाइमेट्रिक पूछा है। देखो, आम तोड़ने के बाद पक जाता है, क्लाइमेट्रिक है। अंगूर तोड़ने के बाद नहीं पकता, नॉन क्लाइमेट्रिक। अमरूद तोड़ने के बाद पक जाता है, क्लाइमेट्रिक है। अनार तोड़ने के बाद नहीं पकता, नॉन क्लाइमेट्रिक। पपीता तोड़ने के बाद पक जाता है, क्लाइमेट्रिक है। पाइनएप्पल तोड़ने के बाद नहीं पकता, नॉन क्लाइमेट्रिक। मतलब पाइनएप्पल नहीं पकेगा, अनार नहीं पकेगा, अंगूर नहीं। आम, अमरूद और पपीता ये पर ACE। तो ए सब जगह है, ए सी 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 यहाँ गया, मतलब यहाँ पर आना चाहिए ACE। यहाँ कर देता हूँ मैं ACE, ये लो ACE, ये E हो गया, ठीक है। आम हो जाएगा, F पाइनएप्पल नहीं होगा, याद रखना। और सी किसी में आ भी नहीं रहा है, तो आम, अमरूद और पपीता, याद रखना। इसमें भी ACE ये हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक इथाइलिन अवशोषक या इथाइलिन अवरोधक रसायन नहीं है बताओ। कैल्शियम कार्बाइड, सिल्वर नाइट्रेट, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और पोटेशियम पर मैग्नेट, याद रखना। बताओ कौन सा नहीं है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथाइलिन एब्जॉर्बेंट और इथाइलिन इनहिबिटर केमिकल। जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो कि इसका सही जवाब क्या होगा मेरे ला। हाँ जी, चलो बताओ क्या आएगा। हाँ बता, क्या था कि निम्न में से कौन सा एक इथाइलिन अवशोषक या इथाइलिन अवरोधक रसायन नहीं है। सर कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड ऐसा रसायन है जो पहले फलों को पकाने के काम में आता था, और फलों को पकाने के काम में आता था, जो वर्तमान के अंदर बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बंद कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि ये कैंसर का कारण है। तो ये फलों को पकाने के काम में आता था पहले। इथाइलिन अवशोषक सिल्वर नाइट्रेट होता है, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होता है और पोटेशियम परमैंगनेट होता है। नहीं होता तो पहला नहीं होता। निम्न में से किस फल वृक्ष में नर पुष्प क्रम से परागण लेकर मादा पुष्प क्रम पर कृत्रिम रूप से छिड़कने पड़ते हैं? बताओ।
क्या करे, गला खराब है आज, चलता है थोड़ा बहुत। बताओ रे कि इन विच फ्रूट क्रॉप पोलिन ग्रेन फ्रॉम मेल इन फ्लोरसेंस आर कलेक्ट एंड स्प्रेड टू फीमेल इन फ्लोरसेंस। जल्दी से बताओ कि कृत्रिम परागण या हस्त परागण किसमें होता है? खजूर के अंदर होता है। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण, या इसी को कहा जाता है हस्त परागण। ठीक है मेरे ला याद होना चाहिए। फिर देखो अगला प्रश्न, गला बहुत खराब। निम्न में से कौन सी सब्जियों में नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर आते हैं? डायोसियस। टमाटर व बैंगन, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इन विच वेजिटेबल्स क्रॉप्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बियर ऑन डिफरेंट प्लांट? डायोसियस। देखो अगर आपसे पूछे, एक तो पूछे डायोसियस, डायोसियस के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? तो याद रखना मेरे लाल, मेरे साथ बोलो कि सर क्या बोलो? भांग, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी। क्या बोलो? बोलो भांग, पपीता, खजूर, भांग, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी, पालक, परवल, टिंडोरी, पालक, परवल, टिंडोरी। ये लो, तो ऑप्शन मिल गया सर हमें तो परवल व टिंडोरी। और प्रश्न कराओ आप तो। चलो कि डायोसियस हो गया कि सर मोनोसियस, मोनोसियस कौन कौन होते हैं? मोनोसियस, एक तो मोनोसियस में देखो कौन कौन होते हैं? कुकर बिट्स आता है। कौन आता है? कुकर बिट्स आते हैं मोनोसियस में, याद रखना। आंवला, नारियल, कुकर बिट्स, एक आता है आंवला। कौन आता है? आंवला। एक आता है नारियल। येलो। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये डायोसियस और वो कौन सा है? मोनोसियस, याद रखना। निम्न में से किस फसल में गाइनोडायोसियस किस्मों का प्रचलन बढ़ रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द यूज ऑफ गाइनोडायोसियस वेराइटीज इंक्रीज? अरे वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रचलन बढ़ रहा है ना, आप भूल गए क्या मेरे लाल? जब पपीता पढ़ाया था, एक तरफ सर डायोसियस किस्में लिखाई थी, एक तरफ गाइनोडायोसियस किस्में लिखाई थी। हाँ सर हमें पता है क्या आएगा, पपीता। अरे गाइनोडायोसियस किस्में नहीं बताई थी क्या? एक तो को3 होता है। कौन सा होता है? को3 होता है, नहीं बताया था क्या? एक ताइवान होती है, कौन सी होती है? ताइवान होती है। और क्या क्या होती है? सनराइज सोलो होती है। क्या होती है सर? सनराइज सोलो। सनराइज सोलो हो गई, सनराइज सोलो हो गई सर। एक तो होती है, क्या होती है? अर्का मेजेस्टी जो होती है अंगूर की होती है। पूसा मेजेस्टी पपीता की। डॉर्फ मेजेस्टी केला की। सर पूसा मेजेस्टी भी तो इधर ही आती है। हाँ इधर ही आती है। तो एक हो गई पूसा मेजेस्टी हो गई, पूसा मेजेस्टी हो गई। हाँ सर पूसा मेजेस्टी आ जाती है। और वाशिंगटन नहीं होती क्या? हाँ सर बिल्कुल वाशिंगटन भी तो होती है। तो वाशिंगटन, ये कई सारी किस्में हैं, पूरी बताई थी ना टिक से। तो क्या आएगा? पपीता, याद रखना। जब फूल खुलता नहीं है, क्या खुलता नहीं है, वह नर मादा अंदर ही रहते हैं, परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? कि वहन फ्लावर डज नॉट ओपन, मेल एंड फीमेल पार्ट रिमेन इनसाइड ऑफ फ्लावर, इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। अरे मैंने बताया था ना कि नेवर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड क्लेस्टोगेमी। ऐसा फूल जो जीवन में कभी खिलेगा ही नहीं, क्लेस्टोगेमी कहलाता है। तो कहाँ गया? क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी है बिल्कुल सर। सर ये बाकी की शब्दावली कौन बताएगा? आपका भाई हरिओम भाई बताएगा। चेस्मोगेमी, जो फूल परागण के बाद या खिल जाता है वह क्या कहलाता है? चेस्मोगेमी। चांस मिला तो खिल गया, चांस मिला तो खिल गया, मतलब ये चेस्मोगेमी। सर जीनोगेमी, जीनोगेमी और जिटेनोगेमी, जीनोगेमी और जिटेनोगेमी क्या होता है? परागण होता है। क्या होता है? परागण से संबंधित है, याद रखना। जीनोगेमी और जिटेनोगेमी। जीनोगेमी तो क्रॉस पोलिनेशन को कहते हैं, जिटेनोगेमी ऑटो पोलिनेशन में ही आ जाता है। चलो फिर देखो अगला, टेलीफोन विधि ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम किस फल वृक्ष में अपनाया जाता है? अरे कहा था ना 6 भुजा विधि, टेलीफोन विधि, ओवरहेड ट्रेलिस मेथड, ये अंगूर से है। किससे है मेरे लाल? अंगूर से है, याद रखना। आम के अंदर तो स्मजिंग अपनाया जाता है। क्या अपनाते हैं? स्मजिंग, याद रखना, ये याद रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा? अंगूर। क्या आ जाएगा? अंगूर।
फिर देखो अगला, पौधे के भागों को विवेकपूर्ण तरीके से काटकर एक निश्चित आकार देना ताकि पौधा अधिक फलन व तेज हवाओं को सहन कर सके कहलाता है। कृतन, संदाई, बंकन, विंटरिंग। प्रूनिंग, ट्रेनिंग, बेंडिंग और विंटरिंग। देखो परिभाषा, पौधे को निश्चित आकार, आकृति एवं संरचना देना के लिए की जाने वाली काटछांट संदाई कहलाती है। क्या कहलाती है? संदाई मतलब ट्रेनिंग कहलाती है ना। और पौधे में अच्छा उत्पादन एवं फलन के लिए की जाने वाली काटछांट क्या कहलाती है? प्रूनिंग कहलाती है। याद रखना। तो ये हो गया। चलो फिर देखो अगला, अगला क्या आ जाता है? अगला कहाँ आ गया? ये रहा। बताओ इसका जवाब बताओ रे। उत्तर भारत में अंगूर के पौधों की काटछांट, जल्दी से इसका जवाब बताओ जहां तक। चलो बता दिया कि उत्तर भारत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल। जल्दी तो सर ये बता दो कि अंगूर, अंगूर की उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कब करते हैं? उत्तर भारत में करते हैं दिसंबर जनवरी। कब करते हैं? दिसंबर जनवरी में। सर दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में 2 बार करते हैं, एक तो डी और एक जे। एक तो डी जे, क्या? एक ए ओ। क्या है? ए ओ। ए का मतलब ए ओ, ए का मतलब अप्रैल और ओ का मतलब अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर हो गया। तो ये लो। तो सर क्या आएगा? दिसंबर जनवरी। फिर देखो अगला प्रश्न, फालसा। फालसा में के पौधों के कृतन का उत्तम समय क्या है? मई, जून, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन। द बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग। कौन सा करता है इसमें? हेवी या हार्ड प्रूनिंग करते हैं? क्या करते हैं? हेवी या हार्ड प्रूनिंग करते हैं। और ये किया जाता है दिसंबर, जनवरी। चलो तो ये सेशन ये आपके खत्म हो गई। ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है क्या? चलो मिलते हैं बाकी अगले सेशन में। जहाँ तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहे और मस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, और अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।